कुछ सेकंड लेते जाने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा नारायण पांडे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन न्यूजीलैंड और वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हमारे आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदित करती हूँ। साथ ही हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम इस पत्रिका के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम है और हम इस कार्यक्रम में उस पत्रिका के बारे में बात करने वाले हैं जिस पत्रिका ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं और जिनमें अपने 11वें वर्ष में पदार्पण किया। यूँ तो यह पुस्तक हमेशा शोध, आलेख और राजनीतिक विषय पर आधारित रहती है। विदेश में इसने धूम मचाई है, किंतु ये अपने 11वें वर्ष पदार्पण में इस पत्रिका की विशेषता ये रही है, जहाँ आप जानने को पूछेंगे कि मैं किस पत्रिका की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाणक्य अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका चाणक्य वार्ता की। चाणक्य वार्ता पत्रिका में ये पहली बार हुआ है कि इस पत्रिका ने शोध और लेखन के अतिरिक्त, क्योंकि इस पत्रिका में हमेशा ही शोध पत्र और शोधपूर्ण लेख आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। इस बार जनवरी के प्रथम अंक को इन्होंने बाल साहित्य विशेषांक का रूप दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनोखी, क्या कहें कि अनोखी बात है। और इस अनोखी पुस्तक को, इस अनोखे संस्करण को जिन लोगों ने अपने लिए बाल साहित्यकारों ने सजाया है, आज वे हमारे साथ हमारे मंच पर उपस्थित हैं और हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे मंच में अतिथि वक्ताओं के रूप हमारे मंच पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम इस विशेषांक की अतिथि वरिष्ठ बाल साहित्य पादिका और कवयित्री आदरणीय रुचिका अरुण शर्मा जी चेन्नई से। आदरणीय रुचिका, मंच पर आपका स्वागत है। हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से अभी जुड़ी नहीं है लेकिन जुड़ने वाली है वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रेखा राजवंशी जी। वरिष्ठ बाल साहित्यकार, समीक्षक व अलका प्रमोद जी हमारे साथ। आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व विभाग अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार बाल साहित्यकार प्रोफेसर सुरेंद्र जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय, मंच पर आपका स्वागत है। वरिष्ठ साहित्यकार समीक्षक ओम हमारे साथ मंच पर उपस्थित है। मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हमें ऐसी खबर मिली है कि अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ इस पत्रिका के प्रमुख संपादक जी भी अमित जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम उनका थोड़ा इंतजार। तब तक हमारे आभासी पटल से जुड़ गए हैं वरिष्ठ साहित्यकार लेखक रजनीकांत शुक्ला जी, निर्देश निधि हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर जैन जी भी जुड़ गए हैं और मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। आपके बहुत मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा आपका कार्यक्रम समय की बहुत कमी थी, फिर भी हमने अनुरोध किया और आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका हृदय से हार्दिक स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। के उद्बोधन मंच आपका है। आदरणीय धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद मैडम। अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। जी सर। आज के इस आभासी आयोजन में सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूं कि आपने चाणक्य वार्ता का बाल साहित्य विशेषांक पर ये परिचर्चा का जो आयोजन है, विमर्श का जो आयोजन है, वह अपने मंच पर रखा और इस पर चर्चा हो रही है। तो डॉक्टर रितु शर्मा जी जो हमारे नीदरलैंड से हैं और इस कार्यक्रम की संयोजक हैं, सर्वप्रथम मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं
और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के साहित्यिक मंच पर चाणक्य वार्ता के बाल साहित्य विशेषांक पर चर्चा का यह आयोजन रखा। आपका जब परिचय प्राप्त हुआ तो मुझे बताया गया कि भारत, सूरीनाम और नीदरलैंड की जो साहित्यिक सेतु के रूप में आपका लोग जानते हैं आपको, तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे भारत के बाहर जाकर आपने इतना अच्छा ख्याति प्राप्त की है। हम लोग भी जब साउथ अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो लौटते हुए नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में रुके थे और यहाँ पर हमारे चाणक्य वार्ता के कई पाठक श्री सुरेंद्र शंकर उपाध्याय जी, जो एक यहाँ पर धार्मिक संस्थान भी चलाते हैं, और सूरीनाम में श्रीमती सांड्रा भारद्वाज जी हैं, वो भी हमारे चाणक्य वार्ता से काफी समय से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से आपका विषय आने के बाद ये सभी मेरी इस विद्यार्थी नीदरलैंड और सूरीनाम बातों का ध्यान आया। और एक और बात आपके विषय में कहना चाहूंगा कि जो बाल विशेषांक में आपने जो फीबी और खोए अक्षरों की तलाश जो आपकी रचना प्रकाशित हुई है, वो भी वास्तव में बहुत प्रेरणादायी है। और उसमें जिस प्रकार से आपने वर्णन किया है कि छोटी बच्ची फीबी अपनी दादी से जो संवाद करती है और अक्षरों का किस प्रकार से आपने समायोजन किया है, तो बहुत ही सुंदर लगा। और ये जो वाक्य आपने लिखा है कि शब्द कभी मर नहीं सकते, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि शब्द जो है, अक्षर वो ही ब्रह्म है। तो उसका एक बहुत बड़ा अनुष्ठान मैं समझता हूँ कि आपके लेख में प्राप्त हुआ है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमारी श्रीमती रुचिका अरुण शर्मा जी, जो इसकी अतिथि संपादक के रूप में जिन्होंने कार्य संभाला, और वास्तव में चाणक्य वार्ता का 10 वर्ष, 240 अंक, 28 राज्यों में आयोजन, 50 से अधिक, लगभग 55 देशों में इसके पाठक, लेकिन कभी बाल साहित्य पर भी कुछ निकलेगा, ऐसी कल्पना हमने नहीं की थी। तो वो हमारे से जो कार्य है, वो कराने में हमारी रुचिका जी जो है, वो सक्षम हुई कि इतने भाग-दौड़ के बीच भी उन्होंने बाल साहित्य के लिए बार-बार आग्रह करके इस कार्य को संपन्न कराया, और उनकी रचनाएँ भी इस बाल विशेषांक में छपी हैं। और 125 देश-विदेश के रचनाकारों की जो रचनाएँ छपी हैं, तो अभी जितने भी लोगों से मिलना हुआ, तो सभी ने ये कहा कि बड़ा एक आश्चर्य सा लगता है कि इतने सब लोग एक साथ आकर के इस बाल साहित्य विशेषांक में लिखा है। तो इसके पीछे हमारी अतिथि संपादक की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके लिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे श्री प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी, जो लखनऊ के हैं, हमारा गृह प्रदेश है उत्तर प्रदेश, हम भी उधर मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। तो वैसे भी उनके प्रति एक लगाव भी है। और जो उन्होंने सबसे पहले जो टिप्पणी की, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, कि उन्होंने जो शोधार्थी उनके ध्यान में आए, ऐसे 2 शोधार्थियों को उन्होंने बाल साहित्य विशेषांक रिकमेंड किया कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इसकी रचनाओं का उपयोग कर सकते हैं, और इसकी सामग्री शोध के लिए आपके कार्य में आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस विशेषांक की ये सब अन्य बातों को छोड़ करके ये अगर एक बात ही हम केवल ले लें, तो मैं इसको बहुत बड़ी सफलता अपने चाणक्य वार्ता इस बाल विशेषांक की मानता हूँ। अरे कि वाह! जब बहुत शोधार्थी अपने शोध प्रबंध में, क्योंकि मैं भी पीएचडी का मैंने किया है, शोध छात्र रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस प्रकार की सामग्री जब प्राप्त होती है, तो एक शोधार्थी के लिए उससे बड़ा धन, उससे बड़ा जो चीज़ है, वो कोई हो नहीं सकता। तो ऐसा हमारे प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम जी ने, जो हमारे बाल साहित्य विशेषांक के विषय में जो टिप्पणी की है, और जिस प्रकार से उनका स्नेह और उनका जो टिप्पणी मिली है, उसके प्रति भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उनका जो रचना है, वो जो रचना है, वो भी आपने बहुत अच्छी लिखी है, जिसमें आपने लिखा है कि समीक्षा के अभाव में जो बाल साहित्य है,
वो वास्तव में अभी अधूरा है। और जो आपने टिप्पणी भी की है हमारे एक वरिष्ठ पुराने साहित्यकार साहब की, तो वो भी मुझे डॉक्टर श्री प्रसाद जी के विषय में जो आपने उदाहरण दिया है अपने लेख में, वो भी वास्तव में सही है। लेकिन ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं, जो उन्होंने लिखी थी कि प्रायः बड़े प्रकाशकों के यहाँ भी ऐसा कोई बाल साहित्य विशेषज्ञ नहीं होता, जो बाल साहित्य की पांडुलिपियों पर सहमति दे। व्यक्तिगत संबंधों, दबावों, प्रभाव या सौजन्य के चलते ही बाल साहित्य की पुस्तकें छपती हैं। ये एक पुराना कोट उन्होंने लिया है। तो मैं डॉक्टर साहब की इस बात पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना ये जो बाल साहित्य छपा है, विशेषांक छपा है, ये वो जो सब चीज़ें पुरानी लिखी गई थी, उससे इतर एक केवल स्वाभाविक रूप से ये निकला है, सहज रूप से निकला है, आप लोगों की प्रेरणा से निकला है। इसमें ना कोई व्यक्तिगत संबंध है, ना कोई दबाव है, ना प्रभाव है, ना कोई सौजन्य है, ना कोई किसी प्रकार का प्रलोभन है। ये एक स्वाभाविक रूप से निकला है, इसीलिए इसका इतना लोगों के मन में इसकी पैठ बन रही है, ऐसा मेरा मानना है। श्रीमती अलका प्रमोद जी भी लखनऊ से हैं और वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, समीक्षक संपादक हैं। और आपने वास्तव में जो अपनी रचना लिखी है, वो रचना मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं जगह-जगह उसकी प्रेरणा भी दे रहा हूँ। और हमारे जो आज प्रधानमंत्री जी और सारी देश की सरकारें हैं, वो भी समझ रहा हूँ मैं कि स्वच्छता का जितना आपने सरल शब्दों में जिस प्रकार से बच्चों के जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किए कि बच्चों ने ना स्वच्छता पर केवल भाषण दिया, बल्कि स्वयं आगे आकर के जिस प्रकार से उन्होंने कूड़े का डब्बा उठा के लाए कि इसमें पीक करिए या चादर उठा के लाए कि उसपे कूड़ा गिरा। तो ये सब चीज़ें जो आपके नाटक में आई हैं, तो ये इसका जगह-जगह विद्यालयों के अंदर भी मैं समझता हूँ कि इसका मंचन होना चाहिए और इसके लिए हम जगह-जगह पर बता भी रहे हैं। तो मैडम के प्रति भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर रेखा राजवंशी जी भी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। जी, डॉक्टर रेखा राजवंशी जी हैं जी, जी मैडम? सर, आ गई हैं। अच्छा, अच्छा, अभी नहीं है ना? जी सर, जी। जी? अभी शायद जुड़ी नहीं है। अच्छा, अभी जुड़ी नहीं है जी, सर, ठीक है अभी जी। जुड़ी नहीं है, अभी दिखी नहीं है। जी, जी, जी। जी। तो मैं एक अन्य जो हमारे आज के ये वक्ता हैं आ रही श्री है। ओम प्रकाश क्षत्रिय जी, आ गई उनके सर। विषय में भी अच्छा, अच्छा, ठीक है, रेखा राजवंशी आ गई मैडम आ का गई भी आ गई रेखा जी नमस्कार उपस्थित जी, हैं। जी, जी, जी। नमस्ते मैडम। जी जी डॉक्टर रेखा राजवंशी जी भी ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में जुड़ गई हैं, तो उनके लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि हालाँकि हमारा परिचय पहले से हमारे माताजी के नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला प्रतिवर्ष होती है, श्रीमती कांति देवी जैन अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला, उसमें डॉक्टर रेखा राजवंशी जी का वक्तव्य पहले हुआ था, बहुत प्रेरणादायी रहा। और उसके बाद जब आपका लेख प्राप्त हुआ और आपने भविष्य के सपने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आकाश जा रहा है और किस प्रकार से उसका जो कल्पनाशील मन है और किस प्रकार से आपने पूरा ऑस्ट्रेलिया तक का वर्णन खींचा है, तो वो उस रचना से वास्तव में ये हमारा बाल साहित्य विशेषांक समृद्ध हुआ है। तो मैं आपके प्रति भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो इस प्रकार डॉक्टर रितु जी, डॉक्टर रेखा जी, डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी, अलका जी, अरुणा हमारी रुचिका जी और फिर श्री ओम प्रकाश क्षत्रिय जी जो हमारे नीमच मध्य प्रदेश से हैं। आप भी वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ बाल साहित्यकार हैं और आपकी जो छोटी-सी रचना ही हम लोग ले पाए थे, पापा की जादुई टोपी, वो भी हमें बहुत ही अच्छी लगी। और आपने जिस प्रकार से बच्चों का जो बच्ची अपने फादर को जो जिस प्रकार से संबोधित करती है, उसका आपने बहुत ही अच्छा रिया और उसके फादर जो रमेश जी का बहुत ही अच्छा चित्रण आपने खींचा है। तो मैं समझता हूँ कि अधिक ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी आप लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने अपना व्यस्ततम समय में से इस बाल साहित्य विशेषांक में रचनाएँ लिखी और लिखने के बाद में आजकल इतना व्यस्त हो गया है सबका कि उस पर चर्चा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है।
लेकिन वो मुश्किल काम भी आज डॉक्टर रितु शर्मा जी ने संभव कर दिखाया है। तो उनको पुनः मैं धन्यवाद देते हुए और रोचिका जी को विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका सर। आपसावर्धक आशीर्वाद दर्शकों का मनोबल बढ़ाया है, साथ ही साहित्यकारों का भी मनोबल बढ़ा है और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आपका मौका देते रहेंगे और हम अपना लेखन के द्वारा पत्रिका में योगदान देते रहेंगे। तो चलिए, इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। देवेंद्र तिवारी बाल साहित्य विशेषांक की सर्जना प्रकाशक के लिए आप सभी सेवियों को हार्दिक बधाई, विशेष तौर पे डॉक्टर अमित जैन जी। मंजू श्रीवास्तव वर्जीनिया से जुड़ी हुई, ये बहुत आवश्यक था। बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के अंक निकाले जाने चाहिए। आपका बहुत आभार। हमारे साथ नॉर्वे से जुड़ गए हैं शरद आलोक जी। आप वरिष्ठ साहित्यिक श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, जो इस अंक के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। अजिताभ शर्मा जी जुड़ गए हैं। और इस तरह हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो चलिए बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे कार्यक्रम साहित्यकार, लेखिका व अभिनेत्री आदरणीय री जी से करती हूँ। आदरणीय रेखा जी, आपके इस बार का बाल विशेषांक था, हमारे बहुत से पाठकों ने पढ़ा और हम उसमें से बहुत से पाठक आज हमारे दर्शक के रूप में इस मंच से हमारे इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं। वह आपसे जानना चाहते हैं आपकी कहानी भविष्य के सपने के बारे में। हमारे बाल पाठक आप हमारे बाल पाठकों को इसके माध्यम से क्या दी? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मंच आपका है। जी जी जी, नमस्कार। मुझे कहा गया था कि जो 39 कहानियां और कुछ प्रवासी पन्ने हैं, मैं उन पर अपने विचार व्यक्त करूं। या रितु, तुम सिर्फ मेरी कहानी पर जानना चाहती हो? हेलो। आप अपनी कहानी, आपकी कहानी के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो कहानियां आपको रोचक लगी या उनमें कुछ विशेष लगा, उस पर भी हमारे दर्शक आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। जी जी जी, सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम, नमस्कार। और चाणक्य वार्ता का ये बाल विशेषांक, ये जो कहानी अंक है, बाल कहानी अंक, ये सिद्ध करता है कि समकालीन हिंदी बाल साहित्य केवल उपदेशात्मक नहीं है, बल्कि संवेदनशील है, जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मुझे कहा गया था, रोचिका ने कहा था कि जो 39 कहानियां हैं और प्रवासी पन्ने हैं, ये बालमन की जिज्ञासाओं को, भय को, साहस को, रिश्तों को और नैतिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं। और सच बात तो ये है कि इन कहानियों में यथार्थ की कटु सच्चाई है, तो कल्पना की उड़ान भी है, मनोरंजन है तो जिंदगी की सीख भी है। विभिन्न रस और रूप लिए ये कहानियां बरबस हमें अपने बाल्यकाल में ले जाती हैं। और देखिए, जैसे कि हमको पता है, हम लोग बचपन में पंचतंत्र पढ़ते थे या हितोपदेश पढ़ते थे, अकबर बीरबल या तेनालीराम के किस्से पढ़ते थे, या एलिस इन द वंडरलैंड या पीटर पैन आदि के बारे की कहानियां पढ़ते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि बाल साहित्य में भाषा सहज हो, सरल हो और आयु के उपयुक्त हो। जो विषय हो वो संसार से जुड़े हो, उनके अनुभव से, उनके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हो। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए घर ही सबसे प्रमुख है, बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए परिवार, मित्रता, खेल, पशु पक्षी, प्रकृति, सपने, ये और फिर नैतिक मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ये कहानियां खत्म हो, ऐसी ये बाल साहित्य की पहचान है। और इस किताब की बात करूं तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लेखक बच्चों से ऊपर से बात नहीं करते, बल्कि उनके स्तर पर उतरते हैं और उनकी भाषा और दृष्टि को अपनाते हैं।
जैसे हम भुल्लन चाचा ने खेला नाटक, इस कहानी की बात करें तो हास्य और चतुराई के सहारे बड़े सामाजिक व्यवहार की समझ भी देती है। फिर पर्यावरण और सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई कहानियां हैं। भाषा दृष्टि से अगर देखें तो ये कहानियां सरल है, प्रवाहपूर्ण है, संवादात्मक है, संवाद करती हैं यानी कि, और ये कोशिश रहती है कहानीकार की वो जिस आयु वर्ग के लिए कहानी लिख रहा है उसके हिसाब से बच्चों की फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस या एज अप्रोप्रिएटनेस देखते हुए भाषा का उपयोग करें। तो कुछ कहानियों का मैं उल्लेख करूंगी। देखिए इन कहानियों में जैसा आपको पता है गांव है, शहर है, देश है, विदेश है और दूसरे ग्रह पर आधारित भी ये कहानियां हैं। तो अगर हम परिवार और रिश्तों के ऊपर आधारित कहानियों की बात करें तो दादा दादी का पाक तो दादा दादी पाक डॉक्टर रमेश यादव की कहानी बुजुर्गों के अनुभव और बच्चों के बीच जो जो एक एक रिश्ता होता है वो चंचलता से उसको दिखाती है और आज के बदलते हुए पारिवारिक संबंधों को भी अभिव्यक्त करती है। अब बाल विकास और आत्मनिर्भरता पर आधारित कहानियां हैं। सबसे बहादुर नफे सिंह कायदान की ये कहानी बताती है कि सच्चा साहस शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता से आता है। विमला भंडारी की नीलिमा का सफर है, ये बालिका के आत्मविश्वास और संघर्ष की कहानी है। तो ये बालिकाओं को प्रेरित करती है कि हम सपने देख सकते हैं भविष्य के, और छोटी सी सीख जो कहानी है नैतिक मूल्य और संस्कारों को बताती है। सामाजिक जी पीछे से कहीं से कोई किसी का खुला हुआ है तो सामाजिक चेतना को लेकर जो कहानी है। मैं आगे चलूं ऋतु? चलिए हम सुन रहे हैं आपको। जी मैरोनी ग्रह की समस्या, तो पेड़ों को लेकर बहुत चेतना है, पक्षियों को लेकर बहुत चेतना है, मछलियों को जैसे फिर से चहका पार्क, सरलता, जिसमें एक सरलता जो सुषमा मुनिंद्र की कहानी है जिसमें अमीर बच्चा गरीब की मदद करता है। मैंने कहा पर्यावरण की बहुत चर्चा है, पानी का महत्व, हरिंदर सिंह गोगना की या बीज बोने की बात, तो या फिर हम नीलकंठ की वापसी पक्षियों के ऊपर आधारित है कि पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, चिड़िया रानी बड़ी सियानी, है ना। तो ऐसी पापा की जादुई टोपी का जिक्र हुआ, और पेड़ जो एक ऐसी कहानी है कि पेड़ चलता हुआ वापस जंगल में चला जाता है जब वो शहर की तरफ आता है। तो जानवरों की चौपाल एक ऐसी कहानी है राज बाला शर्मा की जो कि ये दिखाती है कि फैक्ट्री प्रदूषण के कारण पशुओं की संख्या में कमी हो रही है। और प्यारे प्यारे बंगले विमला रस्तोगी जी की कहानी जो कि फिर चिड़ियों का घर बनाने की बात करती है। तो मैं इन कहानियों में बहुत कल्पना है, रचनात्मकता है, जैसे कि डॉक्टर शकुंतला कालरा की मैं हूं पिंजरे का तोता, या आरव का शेर कामना सिंह की बड़ी मनोरंजक कहानी है। और मनोरंजन तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है जो कि इन कहानियों में होना चाहिए। टेडी बेयर और मयंक नीलम राकेश की, है ना, कल्पना का मिश्रण है उसमें। और उल्टा लटक कर देखो आसमान, बड़ी धर्मवीर की कहानी, बड़ी मजेदार, अच्छी तरीके से बताती है। और प्रियंका खंडेलवाल की किताबों की जादुई दुनिया जो कहानियां लिखने की प्रेरणा देती है। इसी तरह हास्य है इन कहानियों में, भुल्लन चाचा ने खेला नाटक प्रकाश मनु की, या वहम पवन चौहान जी की, सियार का गाना और बाघ का खाना समीर गांगुली की, जहां सियार ढोलकी पर गाता है और चतुराई से अपनी जान बचा लेता है। तो इसी तरह से पेन की हड़ताल शिक्षा और सीख देती है, छोटी सी सीख भी सीख देती है। गणेश जी का संदेश मोबाइल फोन के उपयोग को छोड़ने का संदेश देती है, तो ये सीख भी देती है। मिस्टर हाइजीन का संदेश देती है कि स्वच्छ रहें,
बहुत आवश्यक है। प्रकाश तातेड़ की कहानी सच्ची खुशी का एहसास, और या सबसे बहादुर नफे सिंह कायदान की कहानी जिसमें चींटियां हाथी को मजा चखाती हैं। ठग पूनम मनु की कहानी है दूसरी ऐसी कहानी जो मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल की बात करती है। तो बॉल और चिड़ी कविता मुकेश की, सुरेश सौरभ की कबूतरी की समझ, डॉक्टर दीक्षा चौबे की अभिनव का संकल्प, अर्चना चतुर्वेदी की बुद्धिमान की प्रतियोगिता, संगीता माथुर की सच की जीत, उषा साहू की आओ आओ, स्व अनुशासन का मंत्र एक कहानी है, शुभ चिंतक दोस्त, तो भीतर का शोर, ये सारी कहानियां कोई ना कोई शिक्षा देती हैं। और भावनात्मक समझ की बात करें तो वो सब कुछ बड़ा हो गया। अलका सिन्हा की कहानी है जो मुझे अच्छी लगी। तो एक बच्चे के भीतर घटित होने वाले मानसिक परिवर्तन को बड़े संवेदनशील ढंग से कहानी पकड़ती है। और जिम्मेदारी और नागरिक बोध की कहानियां हैं। भुल्लन चाचा ने खेला नाटक। हाँ, प्रवासी पन्नों की बात करें तो प्रवासी पन्नों में भी भौगोलिक सीमाओं के पार बसे लेखकों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। आपने मेरी कहानी की भी बात की थी, तो इसमें अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान और दुबई देशों से जो कहानियां आई हैं ये सिद्ध करती हैं कि देश से दूरी भले हो लेकिन भाषा और संस्कृति और बचपन से अटूट नाता और रिश्ता रहता है। तो प्रवासी पन्नों की कहानियों की बात करें तो स्मृति और संस्कार का संयोजन है इनमें। कहीं मासूम शरारतें हैं, कहीं गांव घर की यादें हैं, कहीं प्राकृतिक संवेदना है, तो कहीं भविष्य को लेकर सपनों की उजली दुनिया। जैसे कि आपने बात हम मेरी कहानी की थी। डॉक्टर मीरा सिंह की मुस्काता चल सकारात्मक दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देती है। पहली गर्मी बच्चों दिव्या माथुर जी की, तो वो अनुभूति को उकेरती है। छोटू और गोलू रीता कौशल की मित्रता सहयोग से भरपूर कहानी है। नानी का गांव संगीता चौबे की कुवैत से। ये कहानी बच्चों के लिए गांव की स्मृतियों का जीवंत चित्र अनुभव प्रस्तुत करती है। पानी की कीमत अपर्णा शर्मा की कहानी है दुबई की। और भविष्य के सपने जो कि जिसकी बात आपने की थी, तो ये कहानी जो है ये इसमें बच्चों को आत्मविश्वास पैदा करती है, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देती है और सकारात्मक भविष्य की ओर प्रेरित करती है। बच्चे सपने बहुत देखते हैं और सपनों को दिशा देने वाली ये कहानी है। और मैं सोचती थी चित्रों के माध्यम से आगे चलकर इसको थोड़ा और बड़ा करके लघु उपन्यासिका बना सकूं जो कि 8 साल से बड़े बच्चे पढ़ सकें। तो अब ये भाषा इन सब कहानियों में संवादात्मक और प्रभावपूर्ण है जैसा मैं कह रही हूँ। और संजीव जायसवाल की भी एक कहानी है जो कि बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है वो शायद 12 से 15 साल के बच्चों के लिए बड़ी अच्छी कहानी है। तो मैं यही कहना चाहती थी कि चाणक्य वार्ता ने जो ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और रोचिका ने इतनी कुशलता से इसका संपादन किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और लेखकों को तो बिल्कुल शाबाशी देनी चाहिए क्योंकि आज के जमाने में बाल साहित्य की विशेष रूप से कमी है और अच्छे साहित्य की तो बहुत ही कमी है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं सभी को साधुवाद दूंगी और अगर मुझे कहा जाए कि मैं भविष्य के लिए कुछ सुझाव दूं तो मैं यही कहूंगी कि इन सब कहानियों में ये एक तरह की मिश्रित कहानियां हैं। आयु की जो उपयुक्त जो एज एप्रोप्रिएटनेस है, अगर हम कहीं पर लिख दें कि ये कहानी इस साल से 5 साल से 8 साल के बच्चे के लिए, ये कहानी 8 से 12 के लिए और ये कहानी 12 से ऊपर के बच्चों के लिए है, या तो जो अभिभावक है उनको बहुत आसानी हो जाएगी चुनने में कि हम कौन सी कहानी अपने बच्चे को सुनाएं। तो एक ये बहुत आवश्यक मुझे लगता है
और कुछ लेखकों की मुझे ऐसा लगा मुहावरे इस्तेमाल किए हैं या बहुत कठिन शब्दावली है, तो थोड़ा-सा मुझे ज़रूरी लगता है कि हम ये देखें कि हम किस अ, आयु समूह के लिए कहानी लिख रहे हैं। बहुत अच्छी कहानियाँ 1-2, लेकिन उनकी भाषा विन्यास थोड़ा-सा मुश्किल लगता है और शिल्प बहुत ज़रूरी है इन कहानियों में। तो एक अच्छे ताने-बाने के साथ बुनी हुई अधिकतर कहानियाँ हैं। तो लेकिन आगे ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी-सी कल्पनाशीलता हो, थोड़ा फन हो और थोड़ा हँसी-मज़ाक हो। सिर्फ़ सीख भी दी जाए तो पंचतंत्र की कहानियों की तरह से वो सीख दी जाए और जिससे बच्चे अधिकतर कहानियाँ इस स्तर पर कसौटी पर खरी उतरती हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मैंने काफ़ी जितना मुझे कहा था रुचिका ने उतना बोल दिया है। कोई प्रश्न और है ऋतु? नहीं दीदी, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे वो कहीं जाना था और समय की बाध्यता थी, लेकिन फिर भी आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपने लगभग इस पत्रिका के इस पूरे विशेषांक की एक बहुत ही विस्तृत हमारे सामने समीक्षा प्रस्तुत की है। और बाल लेखन, सच में कहा आपने कि बाल लेखन जो है वो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम एक वयस्क हो के बच्चों के दिमाग से सोचते हैं, उनके तरीके से सोचना एक बहुत कठिन काम है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बड़ों के तरीके से सोचने लग जाते हैं। लेकिन लेखन के लिए अभी जैसे प्रोग्राम से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि बाल लेखन के लिए आपको खुद बच्चा बनना पड़ता है, अपने हृदय से भी, और एक बच्चे की काया में ही उतरना पड़ता है। उसकी सोच, उसके शब्द और उसकी अनुभूतियों को, उसके अनुभवों को आत्मसात करना पड़ता है, तब जाके कहीं बाल लेखन किया जाता है। आपका बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस बीच एक में हमारे एक साथ बात और और भी बहुत सारे एक बात और ऋतु एक बात और जी कहना चाह रही थी कि इसमें जो चित्र है जी वो दीदी। बहुत अच्छे हैं, मनभावन है और बच्चों को हाँ बहुत रोचक लगेंगे। जी, बहुत मन भावन है। हाँ, और जी अब हाँ, यहाँ किसी भी रात के पत्रिका 1 के भी लिए बज गए हैं। जी, तो मैं अरे सबको शुभ सॉरी रात्रि सॉरी कहती हूँ शुभ रात्रि और दीदी, सुनती बहुत रहूंगी बहुत आप आभार सबको। आपका। जी 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 बिल्कुल। और इस बीच में हमारे साथ अनीता रश्मि जी जुड़ गई हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत ही विशेषांक है। वरिष्ठ साहित्यकार नीलिमा करिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बाल साहित्य बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि कम उम्र गीली मिट्टी की तरह होती है, जिसे हर रूप देंगे वैसा ही बन जाते हैं। क्या बच्चों के भविष्य के निर्माण, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की निर्माण प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने कि बाल साहित्य बच्चों की परवरिश में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय अलका प्रमोद। आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस अंक में आपने जो आपकी एकांकी प्रस्तुत की है, इस अंक में भारत अपना देश महान, जब आप ये एकांकी लिख रही थी, तब क्या संदेश देना चाहती थी हमारे बाल पाठकों को, या क्या उद्देश्य था इस एकांकी लिखने के पीछे? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मंच आपका। धन्यवाद डॉक्टर ऋतु। ये जो एकांकी हमने लिखा, तो हमको मेरी ये मान्यता है कि बच्चे जो हैं वो जो उनको सिखाना सबसे आसान होता है और बच्चों के मन में संस्कार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के वो हमारे भविष्य के कर्णधार। और हमारे देश में ये कहने में बहुत दुखद है कि हम लोगों के अंदर थोड़ा सा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति जो है वो दायित्व का बोध नहीं है। हम अपने घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन बाहर की सफाई की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो ये नहीं मानते कि इस देश, इस समाज के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। तो हमें ये लगा कि बड़ों को सिखाना तो संभव नहीं है, वो अपने आप ही उनको ये दायित्व बोध होना चाहिए, लेकिन हाँ, बच्चों को अवश्य संस्कारित किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए एकांकी लिखा और बच्चों के को ये सिखाने की कोशिश की है।
और हमने इसमें इसलिए बच्चों को ही उसका दायित्व सौंपा सफाई करने का, जिससे कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और उसी के अनुसार आगे कार्य कर सकें और उससे वो सीखें, उनके अंदर और एक सफाई करने का बोध हो, आत्मबोध हो। जी हाँ, तो और आपने इसमें छोटे-छोटे गीत भी डाले हैं। जी, हाँ, उससे थोड़ा-सा वो रोचक बन जाता है और बच्चों को याद भी रहता है और उसका यदि मंचन किया जाए, तो वो एक रोचक रूप में आएगा, इसलिए हमने उसमें गीत डालने का प्रयास किया है। और इसके अतिरिक्त भी हमसे रोचिका जी ने नाटक, लघु कथा और विरासत के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा था, तो मैं संक्षिप्त में वो भी आपके सामने जी, प्रस्तुत बिल्कुल। करती हूँ। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको हार्दिक स्वागत है। बधाई देना चाहती हूँ इस पत्रिका के संपादक और अतिथि संपादक बाल साहित्यकार रोचिका शर्मा जी को। बच्चे समाज और देश की मानवता का भविष्य होते हैं और उनको सुसंस्कारित करना हम साहित्यकारों का कर्तव्य है, दायित्व है। चाणक्य वार्ता पत्रिका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषांक प्रकाशित करती रही है, पर निश्चय ही इस बार का विशेषांक एक अनुपम उपहार है समाज के भावी कर्णधारों के लिए। 150 पृष्ठों के इस अंक में बाल साहित्य की सभी विधाओं को स्थान मिला है। मैं संपूर्ण पत्रिका की चर्चा न करके मात्र नाटक, लघु कथा और विरासत पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। विरासत शीर्षक के अंतर्गत 4 लेख पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। यदि किसी को भी अपने जीवन की राह में आगे बढ़ना है, तो अतीत पर दृष्टिपात करना आवश्यक है, क्योंकि अतीत में हमारे वरिष्ठ जन के अनुभव, उनका ज्ञान आगे की राह को प्रशस्त करता है, जिस पर उसके आगे की राह बनाना वर्तमान और साहित्यकारों का दायित्व होता है। बात चाहे समाज की हो या साहित्य की, ये तथ्य सभी पर लागू होता है। जब प्रसंग साहित्य का हो, तो पूर्व रचित साहित्य को पढ़ना, उन रचनाकारों के लेखन पर विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है। रचनाकारों के लिए और उनके बारे में पढ़ना पाठकों का ज्ञान अर्जन करता है। इस पत्रिका में रोचिका अरुण, जो स्वयं इस अंक की अतिथि संपादक हैं, चंद्रपाल सिंह यादव मयंक की कुछ रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की और जो 5 कविताएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं, उनमें आपने जो चयन किया है बाल सुलभ कविताओं का, बहुत सुंदर है। उनमें से एक की मैं 4 पंक्ति आपके सामने पढ़ूंगी भी। तारे तारे शीर्षक की कविता की। झिलमिल झिलमिल करते तारे, आहा लगते कितने प्यारे, मानो बिखर गए हैं मोती जिनकी आभा झलमल है। बच्चों के मन और जुबान पर चढ़ने वाली बाल सुलभ कविता है। इसी प्रकार चिड़िया की खीर, नन्हे पंख, दिल्ली का बाजार, भारत देश, हमारा विविध विषयों पर लिखी उत्तम कविताएं इसमें चयनित की गई हैं। इस विवेकपूर्ण चयन के लिए रोचिका जी बधाई की पात्र है। प्रतिष्ठित बाल रचनाकार दिव्य रमेश ने डॉक्टर अश्व घोष, एक जरूरी बाल साहित्यकार में उनके विभिन्न कविताओं की पंक्तियों को उनकी विशेषताओं को इंगित करते हुए अपने लेख में सहेजा। वो लिखते हैं, अश्व घोष ने ऐसी कविताएं भी रची हैं जिनमें उनकी कला क्षमताएं बखूबी उभर कर आई हैं। उनके कविता संग्रह सीढ़ियों पर बैठा पहाड़ की कविता, सीढ़ियों पर बैठा पहाड़ को पढ़कर इस मत का अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉक्टर ऋचा सिंह ने पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि की रचना मेरे अबोध शिशु प्रस्तुत की है। ये कविता जो है बहुत हृदय स्पर्शी और भावना प्रधान कविता है और मेरे विचार से ये कविता बड़ों के लिए है। भगवती प्रसाद गौतम ने वरिष्ठ प्रतिष्ठित कवि कन्हैया लाल मत्त की रचनाओं, उनकी रचना धर्मता पर प्रकाश डाला है। अपने लेख प्रयोग धर्मी बाल साहित्यविद कन्हैया लाल मत्त में वो लिखते हैं, हकीकत ये है कि उनके पास बाल लेखन की गहरी समझ थी। उनकी चुस्त चपल रचनाओं के विश्वास पर ही एक बार उन्होंने कहा था, अच्छी बाल कविताएं वही होती हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर बच्चे के मन की कली कली खिल जाए। यह तो बात हुई विरासत की। अब मैं बात करती हूँ एकांकी एवं नाटक की। नाटक प्राचीन काल से प्रचलित वह विधा है जिसमें श्रव्य और दृश्य दोनों का आनंद मिलता है। यही कारण है कि नाटक अधिक प्रभाव डालते हैं और स्थायी प्रभाव डालते हैं।
संत तुलसीदास द्वारा प्रारंभ की गई रामलीला के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। जिस विधा का प्रभाव अधिक हो उसे लिखने और प्रस्तुत करने वाले का दायित्व भी गुरुतर हो जाता है। संपादक मंडल को साधुवाद कि उन्होंने बाल साहित्य में प्रायः कम लिखी जाने वाली नाटक विधा को पत्रिका में इस विशेषांक में सम्मिलित किया। बच्चों के लिए लिखे नाटक में रोचकता के साथ साथ सकारात्मक संदेश भी अपेक्षित होता है, क्योंकि नाटक अथवा एकांकी बच्चों को शिक्षा देने का सशक्त माध्यम है। नाटक लिखते समय संवाद ऐसे सरल भाषा में होने चाहिए और छोटे होने चाहिए जिनको अभिनीत करना और सुनना दोनों बच्चों के लिए सुगम हो। इस अंक में 5 नाटक सम्मिलित किए गए हैं। प्रायः बच्चों के लिए लिखित नाटक में प्रकृति, पशु आदि को माध्यम बनाकर उनकी कहानी, उनकी कथा आदि को से बच्चों को दो चार कराया जाता है। इस पत्रिका में प्रस्तुत 5 नाटकों में से 3 में पेड़ पौधों और पशुओं को पात्र के रूप में सम्मिलित किया गया। मैंने अभी अपने नाटक भारत अपना देश महान की चर्चा तो की ही है। उसके अतिरिक्त बाल साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्री बलराम अग्रवाल ने नाटक बेचारा शेर खान, श्री माणक तुलसीराम गौड़ जी द्वारा लिखित नाटक प्यार की जीत में पात्र प्रकृति और जानवर हैं, और बेचारा शेर खान में एकता, साहस और अन्याय के दुष्परिणाम और रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। प्यार की जीत में नाटक का सुखद अंत नाटक के मनोरंजन पक्ष को सुखद अनुभूति प्रदान करता है, क्षमाशीलता को स्थापित करता है। उमा सोमानी जी द्वारा रचित नाटक शपथ स्वराज्य स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित शिवाजी की मां जीजाबाई के माध्यम से मात्र शिवाजी को नहीं वरन इसे पढ़ने वाले बाल पाठकों को भी देश प्रेम की शिक्षा देता है। तरुण कुमार दाधीश ने अपने नाटक बचत की सीख में, जैसा कि उसके शीर्षक से स्पष्ट है, बचत के महत्व को बताया है। सभी नाटकों में पात्र सीमित हैं, भाषा बोधगम्य है, कथानक रोचक और शिक्षाप्रद। इन नाटकों का मंचन निश्चय ही बच्चों का मनोरंजन करेगा और उस मनोरंजन की चाशनी के आवरण में लिखी शिक्षा बच्चों में समाज और कर्तव्य का बोध कराएगी। अब मैं बात करती हूँ इस स्तंभ में ली गई 10 लघु कथाओं की। लघु कथा गागर में सागर भरती है। बच्चों में वैसे भी चपल प्रवृत्ति के कारण धैर्य तनिक कम होता है, तो मेरा अनुमान है कि इस अंक में प्रकाशित 10 लघु कथाएं उनको विशेष रूप से आकर्षित करेंगी। राम मूरत राही जी की लघु कथा आज के बाद, अंजू खरबंदा जी की प्रेम की भाषा, शील कौशिक जी की चिड़िया क्यों नहीं आती, साजिद खान जी की सुबह पढ़ना सीख गई तथा शैलजा भट्ट जी की सटीक निर्णय पेड़ पौधों और पक्षियों के प्रति स्नेह और संरक्षण का संदेश देती है। सुधा भार्गव जी की लघु कथा डायबिटीज बच्चे के भोलेपन से अनायासी चेहरे पर स्मित ला देती है। प्रभा शंकर उपाध्याय जी की आपने झूठ क्यों बोला नानू में बच्चे के निश्चल प्रश्न पर झूठ के मध्य फंसे नानू का आत्ममंथन दिखाया गया है। प्रिया साहा राय जी की लघु कथा हंसता हुआ दीपक बच्चों को साहस और ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। शशि पुरवार जी की लघु कथा फेविकोल का मजबूत जोड़ बच्चे के भोलेपन की कथा है। सीमा भाटिया जी की लघु कथा छुट्टियों की बातें बच्चों की छुट्टियों के अनुभव की चर्चा है। सारांश ये है कि सभी लघु कथाओं में कम शब्दों में बच्चों को बड़े संदेश देने का प्रयास किया गया है। इस अंक में कहानियां, कविताएं आदि अनेक विधाओं की रचनाएं। कहना न होगा कि ये अंक संग्रहणीय है, पठनीय है। इस प्रकार के बाल साहित्य के विशेषांक बच्चों के व्यक्तित्व विकास और मानसिक पोषण के लिए बहुत आवश्यक है। एक बार पुनः इस बाल साहित्य की जो संपादक हैं उनके प्रति और इस विशेषांक के लिए विशेष बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आपने हमारी पत्रिका के इस अंक के लगभग सभी विधाओं में लिखे गए बाल साहित्य को अपनी भाषा में
रेखांकित करते हुए हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बहुत ध्यान से हमारी पत्रिका को पढ़ा है और सभी साहित्यकारों के बारे में, सभी भागों के बारे में, चाहे वो लघु कथा थी, चाहे वो नाटक था, चाहे एकांकी थी, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ बाल साहित्यकार लखनऊ से डॉक्टर हेमंत कुमार जी जुड़ गए हैं। सुरीनाम से लेखिका लैला हरद्वार सिंह जी जुड़ गई हैं और कतर से हमारे साथ विनीता राठौर जी जुड़ गई हैं। हिमाचल से पवन कुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं। शील कौशिक जी लिखती हैं, बहुत सुंदर अंक यथासंभव सभी बाल साहित्यकारों को इसमें समाहित किया गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से हमारे प्रधान संपादक और अतिथि संपादक रुचिका जी को बहुत बहुत बधाई। तो इसी को अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हमारे बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए गए इस पत्रिका के बारे में आदरणीय अलका प्रमोद जी द्वारा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय ओम प्रकाश जी को। आपकी कहानी जादुई टोपी की महिमा तो है ही इस पत्रिका में, साथ ही हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस पत्रिका में जो प्रवासी साहित्यकार हैं, आपने उनको भी पढ़ा होगा, आप अपने विचार उनके बारे में प्रस्तुत कीजिए। उनके लेखन क्या वो भारतीय परिवेश से मिलते जुलते हैं? क्या उसी तरीके के संदेश हमारे बाल पाठकों तक पहुंचता है? मंच आपका है। नमस्ते। जी सर, नमस्ते। आवाज आ रही? आ रही। सबसे पहले आदरणीय रेखा राजवंशी को नमस्कार। संपादक रुचिका अरुण शर्मा जी को इस बेहतरीन अंक के लिए बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन संपादन किया है। मेरे साथी प्रसिद्ध समालोचक आदरणीय सुरेंद्र विक्रम जी, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से मैं अभिभूत हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार संपादक विक्रम अलका प्रमोद जी, संयोजक डॉक्टर रितु शर्मा पांडे जी। आज मैं कहानियों पर एक विस्तृत समीक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहली बात से अपनी बात शुरू करता हूँ। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, तकनीकी दृष्टि से संपन्न हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञान के मामले में पहले के बच्चों से बहुत बुद्धिमान है। और उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चला रखा है, तो उन्हें कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ अगर आनंद की अनुभूति होगी तो वो कहानी की ओर आकर्षित होंगे। इस पूरे अंक की समीक्षा के लिए मैंने 4 शीर्षक में से बांटा है, जिसके अंतर्गत पहले मैं करूँगा शीर्षक की विस्तृत समीक्षा, बहुआयामी वर्गीकरण, समस्त कहानियों के कथानक, विधागत शिल्प, संवाद और प्रभावत्मकता और निष्कर्ष। इसके अंतर्गत बांटूंगा। सबसे पहले शीर्षक की विस्तृत समीक्षा, बहुआयामी वर्गीकरण। किसी भी शीर्षक उसका रचना का द्वार होता है, या जिसे हम मुखड़ा कहते हैं। उसको देखने के बाद ही कोई आकर्षित होकर उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करता है। इस विशेषण में 39 कहानियों के शीर्षक से स्पष्ट होता है कि वो मात्र सूचनात्मक नहीं है, बल्कि पाठकों के साथ मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक संवाद स्थापित करते हैं। इन शीर्षक को मैंने 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी है विद्रुप्त, हास्य और कौतूहल पूर्ण शीर्षक। दूसरा है मानवीकरण और प्रतीकात्मक शीर्षक। तीसरा है प्रकृति, परिस्थिति और जीव जगत आधारित शीर्षक। चौथा है नैतिक संकल्प और व्यवहारिक शिक्षाप्रद शीर्षक। पांचवा है परिवेशगत, आत्मीय और समकालीन शीर्षक। पहले शीर्षक के अंतर्गत, जिसमें विद्रूप, हास्य और कौतूहलपूर्ण शीर्षक है, ये बालमन की स्वाभाविक जिज्ञासा, हास्य बोध को जागृत करने के उद्देश्य से रखे गए। इसमें सबसे पहले नवाब पायजामा गढ़ी ये शीर्षक रखा गया है। इस शीर्षक में अपनी विचित्रता के कारण प्रथम दृष्टा ही पाठकों को अपनी ओर खींचता है। मतलब नवाब पायजामा गढ़ी शीर्षक बहुत रोचक है। यह मात्र एक नाम नहीं, बल्कि पात्र के भ्रम और उसकी हास्यास्पद स्थिति का परिचय है। दूसरे पे रखा है मैंने बुल्लन चाचा ने खेला नाटक। यहाँ नाटक शब्द का प्रयोग 2 अर्थ में हुआ है, दोहरे अर्थ में हुआ है। एक मंच पर खेले जाने वाला और दूसरे वास्तविक जीवन में रचा गया स्वांग।
ये नाटक नहीं होकर एक कहानी है। तीसरे में रखा है वहम। इसमें विस्मादिक चिन्ह के साथ शीर्षक की तार्किकता और अंधविश्वास के बीच द्वंद्व को अत्यंत प्रभावी ढंग से व्यक्त किया गया है। और विस्मादिक बोधक अपने आप एक आश्चर्य और रुचिकर लगता है ना। इसके अगला है दूसरा शीर्षक मानवीकरण और प्रतीकात्मक शीर्षक है। इस शीर्षक में निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त भावों के पात्रों को रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें पेन की हड़ताल। यह शीर्षक मानवीकरण अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह बच्चों के संसाधन के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए हड़ताल जैसे प्रौढ़ शब्द का रचनात्मक प्रयोग करता है। और पेन की हड़ताल चूंकि एक अलंकार मानवीकरण अलंकार को स्पष्ट करता है, तो ये आकर्षित भी करता है और एक प्रतीकात्मक रूप में भी है कि बच्चे पेन की हड़ताल से क्या सीख सकते हैं। दूसरा है भीतर का शेर। यह शेर पशु नहीं बल्कि अजय इच्छा शक्ति और साहस का प्रतीक है। शीर्षक सीधे तौर पर कहानी के केंद्रीय मूल्य आत्मविश्वास से संबंधित है। तीसरे में रखा है, चौथे में बाल और चिड़ी खेल दो के उपकरण संवाद का शीर्षक बनाना बच्चों के खेल के संसार की सादगी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब दूसरा आता है प्रकृति और परिस्थिति जीव जगत आधारित शीर्षक। यह शीर्षक बच्चों को उनके प्राकृतिक परिवेश अन्य प्रजातियों के प्रति सहानुभूति रखने को प्रेरित करते हैं। इसमें नीलिमा का सफर। यह शीर्षक एक यात्रा वृत्तांत का आभास देता है जो अंततः मातृत्व और उत्तरजीविता के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। दूसरा है नीलकंठ की वापसी। यह शीर्षक आशावाद और पर्यावरण सुधार का संदेश देता है, जहां विलुप्त प्रजाति की वापसी का एक उत्सव की तरह पेश किया गया। तीसरा है पेड़। यह एक सरल संज्ञानात्मक शीर्षक है। शीर्षक प्रकृति के मूक बलिदान स्थिरता को रेखांकित करने में सफल हुआ है। अगला शीर्षक है मैं हूं पिंजरे का तोता। यह प्रथम पुरुष मैं का प्रयोग करके पाठकों को सीधे पक्षी की वेदना से जोड़ता है, जो स्वतंत्रता के मूल्य को प्रतिपादित करता है। सियार का गाना और बाघ का खाना। यह बहुत ही शानदार शीर्षक है। ये लोक कथाओं का मुहावरेदार अंदाज में चातुर्य और संघर्ष का संकेत देता है। चौथे के अंतर्गत रखा है नैतिक संकल्प और व्यवहारिक शिक्षा परक शीर्षक। तो यहाँ पे वे उन शिक्षक को सम्मिलित किया गया है जो संकल्प या व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसमें अभिनव का संकल्प ये प्रथम रूप में रखा गया है। यह शीर्षक व्यक्तिगत सुधार अनुशासन की शक्ति को केंद्रित करता है। दूसरा है स्व अनुशासन का मंत्र। यह नाम से ही मालूम पड़ता है कि अनुशासन को मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बच्चों को आकर्षित करता है और आध्यात्मिक बनाता है। अगला शीर्षक है सत्य की जीत। यह एक पारंपरिक शीर्षक है। इस तरह की कहानियां हमारे यहाँ बहुत सी लिखी गई है और ये शाश्वत मूल्यों के प्रति हमारे अटूट विश्वास को जगाता है। छोटी सीख। यह शीर्षक विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करता है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटी बातों से शुरू होते हैं और ये छोटी सीख स्वयं छोटी सी सीख से बड़ी सीख की ओर जाती है। अब पांचवे के अंतर्गत है परिवेशगत आत्मीय और समकालीन शीर्षक। तो ये शीर्षक बच्चों के दैनिक जीवन, परिवार, आधुनिक तकनीकी और समाज की वास्तविकता से उपजे गए शीर्षक है। इसमें दादा दादी का पार्क। यह शीर्षक शहरीकरण के बीच संयुक्त परिवार के महत्व और सार्वजनिक स्थान के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी को दर्शाता है। और वैसे भी आज के समय पार्क बड़ी बड़ी सिटियों में खत्म होते जा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण आज की आवश्यकता, वायु प्रदूषण, इसके लिए बहुत जरूरी है। अगला शीर्षक है गणेश जी का संदेश। यह हमारी धार्मिक आस्था और मानवीय मूल्य और आधुनिक तकनीक यानी मोबाइल सुधारने का एक मनोवैज्ञानिक शीर्षक है। इसके माध्यम से मोबाइल की लत और तकनीकी आदि के बारे में बहुत बेहतर ढंग से बताया गया है। ठग। आजकल ऑनलाइन ठगी बहुत ज्यादा हो रही है। इसे साइबर ठगी या साइबर अरेस्ट आजकल बहुत बहुतायत में हो रहा है। उसी ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी के युग के खतरे को बच्चों को सचेत करने का कार्य करता है। मिस्टर हाइजीन। ये स्वच्छता का एक व्यक्तिगत के रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रभावी शिक्षक है। प्यारे न्यारे बंगले।
यह शीर्षक निर्माण और अस्तित्व का मानवीय आवश्यकता और बच्चों की कल्पनाशीलता से जोड़ता है। तो निर्माण और के जोड़ने के लिए एक बेहतरीन शीर्षक है। अब मैं अपने दूसरे भाग कथानक का सूक्ष्म विश्लेषण करूंगा। इस विश्लेषण की कहानियां तथ्य अत्यंत विस्तृत कैनवास में फैला हुआ है। 39 कहानियों के कथानक को गहराई से समझने के लिए उन्हें मैंने 4 स्तंभों के अंतर्गत विश्लेषित किया है। पहला है बाल मनोविज्ञान, संवेदना और पारिवारिक संरचना। इस खंड की कहानियां बच्चों के अंतर्मन को उलझनों और उनके रिश्तों की कोमलता को केंद्र में रखी गई है। पापा की जादुई टोपी, यह कहानी पिता द्वारा अपने पुत्र रिया को खुश रखने के लिए रचे गए एक सफेद झूठ पर आधारित है। पिता की टोपी के माध्यम से जादू दिखाना वास्तव में एक बच्चे के संसार में खुशी भरने का कलात्मक प्रयास है। क्योंकि आजकल तो वैसे भी तकनीकी रूप से हम मोबाइल की वजह से इतने उलझे हुए हैं और बहुत तनाव में जीते हैं। उस समय के लिए एक अगर बच्चों को व्हाट्सएप युग में जो बच्चे आजकल बहुत ही तकनीकी रूप से पहले से बच्चों से ज्यादा समृद्ध है, उनको एक मनोरंजन मिले और उनका ध्यान भटके, इसके हिसाब से रखा गया है। इस कथानक ये सिखाता है प्रेम, सब में से प्रेम करो, ये सबसे बड़ा जादू है। और ये कहानी में यही बताया गया था। दादा दादी पार्क, डॉक्टर रमेश यादव, इसकी कथानक तनु के संसद से शुरू होता है। जब उसके दादा दादी शहर आते हैं तो केवल घर ही नहीं संभालते बल्कि पूरी कॉलोनी के उपेक्षित पार्क को एक सामुदायिक केंद्र में बदल देते। यह कथानक दर्शाता है कि बुजुर्ग केवल की स्मृतियां नहीं है बल्कि वर्तमान के मार्गदर्शक भी हैं। एक तरह से बुजुर्गों के जो सम्मान और उनकी आवश्यकता और आज की जो उनकी उपेक्षा है उसको उजागर करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। आरव का शेर, कामना सिंह की कहानी है। 3 वर्षीय आरव अपने खिलौने बब्बर शेर के माध्यम से सबको डराता है। अंततः बुआदारा उसे बुद्धू बनाए जाने पर शेर की पिटाई कर देता है। बच्चों के अधिकार भाव, उसकी मासूमियत और असुरक्षा को बहुत बारीकी से इसमें उकेरा गया। इससे बच्चे के मनोभाव बाहर निकलते हैं और उसमें एक तरह से आत्मविश्वास पैदा होता है। टेडी बियर और मयंक, नीलम राकेश की कहानी है। विदेश यात्रा, ऑस्ट्रेलिया और नए वातावरण में बच्चों के विस्मय और खुशी के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। एक टेडी बियर का उपहार मिलना उसके लिए पूरी यात्रा का सबसे सुखद हिस्सा बन जाता है। अब अगला शीर्षक के अंतर्गत मैंने रखा है प्रकृति, पर्यावरण और वन विमर्श। समकालीन संकट को देखते हुए इस विशेषांक में पारिस्थितिक बोध पर विशेष बल दिया गया है। नीलिमा का सफर, विमला भंडारी की कहानी है। हंसनी, नीलिमा और उसकी कमजोर बच्चों की कथानक उत्तर जीविता का महाकाव्य है। शिकारी पक्षियों से बचते हुए लंबी दूरी तय करती हुई नीलिमा अपने बच्चों को साथ ले जाती है और मातृत्व को सार्वभौमिकता को सिद्ध करती है। पेड़, शिवचरण सरवा की एक फैंटेसी कहानी है और मार्मिक कथा बन चुकी है। एक पेड़ जिसका चलने का शौक होता है, वह शहर के कंक्रीट की दुनिया और पेड़ों के कटान देखकर इतना व्यथित हो जाता है कि वापस जंगल में लौटकर स्थिर हो जाने का संकल्प लेता है। यह कथानक विकास की क्रूरता पर एक तीव्र प्रहार करता है। और वास्तव में आज जिस तरह जंगल कट रहे हैं उसमें इसकी उपयोगिता बहुत ही शानदार है, क्योंकि बच्चों को अगर आने वाले भविष्य के विनाश की अगर जागरूकता हो जाएगी तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। अगला है पानी का महत्व। हरिंदर सिंह गोगना जल संकट की भयावहता को एक भविष्य की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अगली कहानी है नीलकंठ की वापसी, सरिता सुराना। यह कहानी एक लुप्त प्राय पक्षी के प्रति बच्चे की संवेदनशीलता को दर्शाती है, जो अंततः सामूहिक प्रयास से प्रकृति में लौट आता है। तो प्रकृति विनाश और लुप्त होने पक्षी के ऊपर बहुत बेहतर ढंग से बुनी गई कहानी है। जानवरों की चौपाल, राजबाला शर्मा। इस कहानी का कथानक उपदेशात्मक न होकर संवेदात्मक है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप युग में सभी माता पिता भी उपदेश देते हैं, शिक्षक भी उपदेश देते हैं, जहाँ जहाँ उपदेश देते हैं। अगर कहानी में उपदेश ना हो, उपदेश तो होगा पर वो अगर बैकग्राउंड से आता रहे तो ऐसी कहानी बच्चों को अच्छी लगती है। जानवरों की चौपाल है ना, इस मामले में बहुत ही बढ़िया कहानी है।
इससे बच्चों की सहानुभूति और उनकी स्वास्थ्य प्रवृत्ति पर चर्चा की गई है। अगला मेरा बिंदु है वैज्ञानिक चेतना, तकनीकी लत और अंधविश्वास। आधुनिक समय में तर्क और विज्ञान की भूमिका ने इन कहानियों में प्रमुखता दी है, क्योंकि आज के समय बहुत तनावपूर्ण है और ऐसे समय तर्क और विज्ञान की कहानी में बहुत आवश्यकता है। वहम, पवन चौहान शालिनी के जन्मदिन पर दादी द्वारा छींक के बिल्ली के रास्ते काटने को अपशकुन मानना, फौजी मामा द्वारा उसके वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देना इस कहानी की तार्किकता का आधार देता है। इसके कथानक अंधविश्वास की परतों को बहुत सहजता से उधेड़ता है। मतलब ये अंधविश्वास को दूर करने के लिए रची गई एक बेहतरीन कहानी है। गणेश जी का संदेश, दिनेश विजयवर्गीय की कहानी है। इसका कथानक एक मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। दादी द्वारा गणेश की मूर्ति के पास संदेश रखकर नंदू को मोबाइल की लत छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह बड़े बच्चों को सुधारने के लिए उनके विश्वास का सम्मान करना सिखाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि मोबाइल का बढ़ता लत, चाहे हम भी हो, जब हम बहुत देर तक मोबाइल हाथ में रखते हैं तो हाथ भी सुन्न होने लगते हैं। तो इस विशेष लत की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मेरोनी ग्रह की समस्या, यह ललित शौर्य की कहानी है, एक विज्ञान कथा है और भविष्य में मरुस्थलीकरण की समस्या बीज बम की तकनीक से सुलझाने का प्रयास किया गया है। बीज बम, जो बहुत सी जगह बीज को बम के रूप में फेंक देते हैं और जंगल में उससे पेड़ पौधे उग जाते हैं, इस प्लाट को ये दर्शाता है। यह कथानक बच्चों में नवाचार और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने में फायदेमंद है। ठग, पूनम मनुकी, ऑनलाइन गेमिंग, पुलकित 77 जैसे छद्म पात्रों के माध्यम से इंटरनेट की दुनिया के खतरों को एक थ्रिलर अंदाज में बुना गया है, जो सुरक्षा मार्गदर्शिका की तरह कार्य करता है। किताबों की जाती दुनिया, प्रिया खंडेलवाल की एक कहानी है जो डिजिटल स्क्रीन के मुद्रित पुस्तकों के स्पर्श और उसके संवर्धन के महत्व को प्रतिपादित करती है। अगला शीर्षक है अपना नैतिक साहस और व्यक्तिगत रूपांतरण। चरित्र निर्माण बाल साहित्य का अनिवार्य अंग है और बाल साहित्य इसी के लिए लिखा जाता है जिसे इन कहानियों ने उपदेशात्मक बनाने के बजाय अनुभव से जोड़ा है। भीतर का शहर, सुमर ओबराय की कहानी है। तनय नामक बालक जो अपने कद के कारण हीन भावना का शिकार है, अपनी माँ के शब्दों से अपने भीतर के शहर यानी साहस को जागृत करता है। यह कथानक किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता यानी विकलांगता या मानसिक संकल्प की विजय की गाथा है। अभिनव का संकल्प, डॉक्टर दीक्षा चौबे आलसी और होमवर्क टालने वाली अभिनव की गिलहरी की कहानी से प्रेरित होकर अपने टाइम टेबल बनाना, अनुशासन का पालन करना और प्रत्येक विद्यार्थी की जीवन की कहानी लगती है। यह रूपांतरण अत्यंत कर्मिक और विश्वसनीय है और ये बच्चों के लिए एक बहुत शानदार कहानी है। सच की जीत, संगीता माथुर की कहानी है। इसका कथानक ये प्रतिपादित करता है कि अल्पकालिक लाभ के लिए बोला गया झूठ अंततः भारी पड़ता है। सत्य का मार्ग स्थायी और शांति प्रदान करता है। सरलता, सुषमा मिनेंद्र की कहानी है। यह कहानी दिखावे और जटिलता के विरुद्ध सादगी के सौंदर्य का एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। अगली कहानी शुभ चिंतक दोस्त, रंजना जायसवाल। यह मित्रता की परिभाषा को बदलते हुए इसके कथानक ये सिद्ध करता है कि सच्चा मित्र वही है जो अपनी गलती और अपनी आईना दिखाए और स्वयं अपनी प्रशंसा न करे। अब हम आते हैं विधागत शिल्प, संवाद और कहानियों की प्रभावत्मकता के बारे में। पत्रिका के एडिटर आरपी तोमर जी और उप संपादक सारांश कनौजिया ने जिस तरह से इन कहानियों को संपादित किया है, इनसे इनका शिल्प निखर कर सामने आया और इसी संपादन ने इस पूरी कहानी के या किताब के जो कहानियां हैं उनको एक बेहतरीन और चयनात्मक रूप से बढ़िया क्लेवर में प्रस्तुत किया है। संवादों की जीवंतता, हर एक कहानी छोटे छोटे संवाद है, समाज के दोगलेपन पर कड़ा प्रहार करते हैं और बड़े बड़े सिद्धांत को छोटी छोटी और प्रभावत्मक बातों से सिद्ध करते हैं। भाषा का प्रवाह, 39 कहानियों में राजभाषा हिंदी और मानक सुबोध शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें क्लिष्टता नहीं है, लयात्मकता और प्रभाव पर बल दिया गया है। बालकों के लिए बहुत अनिवार्य है कि उसे सरल, सहज और बिल्कुल
सामान्य रूप में बड़ी बड़ी बातों को छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। दृश्यात्मकता, बुल्लन चाचा ने खेला नाटक प्रकाश मनोर की जो कहानी है उसमें बुल्लन चाचा का हुलिया और उनके मंच पर बैठने का वर्णन बहुत ही चित्रात्मक किया गया, जो ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। निष्कर्ष और भविष्योन्मुखी मूल्यांकन, चाणक्य वार्ता का विशेषांक चाणक्य के सूत्र को चरितार्थ करता है, जिसमें बच्चों को अनुशासित और मुश्किलों का सामने करने वाला बनाने का आह्वान किया गया था। शीर्षक रोचक तथ्यपरक समीक्षा ये सिद्ध करती है कि हिंदी बाल साहित्य अब परियों की काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर ठोस जमीन पर खड़ा हो रहा है। कहानियों में वैश्विक समस्या, पर्यावरण, तकनीकी, ऑनलाइन सुरक्षा को बाल सुलभ दृष्टि से शामिल किया गया। शीर्षक में नवीनता है, प्रतीकात्मकता है, जो आज के चंचल पाठकों को आकर्षित करने में सक्षम है। व्हाट्सएप के युग में ये एक बहुत ही बढ़िया विशेषांक साबित हुआ है। और अगर समग्र रूप से कहें तो ये गौरवशाली इतिहास, हमारी विरासत, चुनौतीपूर्ण भविष्य का एक सेतु होगा और आने वाली पीढ़ियों को चरित्र निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज के समय जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है और छोटी मोटी कहानियां जो हम व्हाट्सएप पे देखते हैं और जिसकी वजह से बच्चों में एक विकार का उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए एक विशेषांक एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक होगा। इसके लिए सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने पत्रिका के लगभग सभी अंकों पर और सभी विधाओं पर बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग भागों में उनको बांटकर, चाहे वे पर्यावरण पर रहा, चाहे आधुनिक लत पर रहा और चाहे बाल मनोविज्ञान पर रहा, बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। आपका हृदय से आभार। चलिए अब हम और आगे चलते हैं और मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी वरिष्ठ बाल साहित्यकार, आलोचक, समीक्षक प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन जी को। आदरणीय सर, हमारे दर्शक, जैसा कि आपने अभी सुना भी, हमारे आज के सभी वक्ताओं ने इस पत्रिका के विशेषांक के बहुत सारे पहलुओं पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और आपका मानना भी है कि समीक्षा के अभाव में बाल साहित्य सृजन अधूरा रहता है। इसी को, आपकी इसी बात को, इसी लेख को साथ में लेते हुए हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो प्रवासी पन्ने हैं वो कहीं अछूते से रह गए हैं। क्या आप प्रवासी लेखकों के और जो इसमें पहेलियां हैं उनके लेखन पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? मंच आपका है। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अमित जैन जी, रुचिका जी, ओम प्रकाश कश्यप जी, ऋतु जी और सब मित्रों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, वो सामने पटल पर भले ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, बहुत सारी बात हो चुकी है। 1 घंटा 8 मिनट हो चुका है। 1 घंटा 8 मिनट का धैर्य भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर अमित जी भी उसी धैर्य से सुन रहे हैं, प्रधान संपादक होने के नाते, जिस धैर्य से रुचिका सुन रही है और हम यहाँ लखनऊ में बैठे हुए सुन रहे हैं। मित्रों, जब किसी भी पत्र पत्रिका का बाल साहित्य विशेषांक प्रकाशित होता रहा है पूर्व में, तो वह मेरे लिए एक चुनौती होता था। चुनौती इस अर्थ में कि जब रुचिका जी ने इस विशेषांक की योजना बनाई तो उनका फोन आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि इस तरह की हमारी योजना है और उसमें आपको आलेख देना है, कविताएं, कहानियां या और जो दूसरे विषय हैं उसमें तो तमाम सामग्री मिल जाएगी, लेकिन मैंने कुछ लोगों का चयन किया है जिनसे कि आलेख लिखवाना है। और दूसरी शर्त जो सबसे कठिन रखी उन्होंने कि सर केवल 1500 शब्दों में ही अपनी बात को रखना है। यह दूसरा बहुत कठिन था कि अपनी बात को सिर्फ 1500 शब्दों में रखना है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया और मेरा अनुमान है कि 1500 से कुछ ज्यादा नहीं हो पाया है जो आलेख हमने इसमें प्रस्तुत किया।
दूसरी बात, आलेख ये पत्रिका का अंक मिलने के बाद जब उनका पीडीएफ मुझे मिला था तो डॉक्टर अमित जैन जी को बधाई देने के लिए मैंने फोन किया था। उनसे चर्चा हुई, फिर उसके बाद मेरे पास उसकी प्रकाशित प्रति आई। इसी बीच रुचिका जी से कई बार बात हुई। रुचिका जी ने एक बात कहा कि सर, हमें ऐसा लगता है कि बातचीत में सबसे ज्यादा आप प्रसन्न हैं। हमने रुचिका जी से कहा कि मेरी प्रसन्नता का कारण है, ऐसे नहीं है। ये पिछले 45-46 वर्षों का जो सफर है बाल साहित्य के सृजन का, उस कड़ी में जो आपने जो एक महत्वपूर्ण बिंदु स्थापित किया है चाणक्य वार्ता के बाल साहित्य विशेषांक के माध्यम से, मुझे यह बात कह लेने दीजिए कि कुछ ऐसा ही कार्य हमने आज के 35 साल पहले यूएसएम पत्रिका जो गाजियाबाद से प्रकाशित होती थी और लखनऊ से प्रकाशित होने वाली अवध पुष्पांजलि पत्रिका का बाल साहित्य विशेषांक संपादित किया। आज की जो तकनीक है वह आज के 35 वर्षों पहले नहीं थी, और हमको डॉक्टर अमित जैन जैसे प्रकाशक और प्रधान संपादक भी नहीं थे उस समय मिले। केवल ट्रेडिल पर पत्रिका छपती थी उस समय, और दोनों पत्रिकाएं जो मेरे संपादन में प्रकाशित हुई थी, यूएसएम पत्रिका और अवध पुष्पांजलि, दोनों ट्रेडिल पर छपी थी। उसमें हमने प्रयास किया था सीमित पृष्ठों में कि अधिक से अधिक रचनाकारों को उसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि तमाम सारे जो प्रतिष्ठित लिखने वाले रचनाकार थे उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय था। तब पोस्ट कार्ड का जमाना था, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। पोस्ट कार्ड लिख करके हमने रचनाएं इकट्ठी की, मंगवाई, और कई रचनाओं की नकल की, उन्हें फिर से लिखा, तब उसे प्रकाशन के लिए दिया। रुचिका जी से मैंने कहा कि ये सारा दर्द मैं झेल चुका हूं। उस जमाने में जब ये सब सुविधाएं नहीं थी, काश उस समय भी ये 150 पृष्ठ हमें मिले होते और ये टेक्नोलॉजी मिली होती, ये ऑफसेट प्रिंटिंग मिली होती, ये इतना इसमें सुंदर लगा हुआ कागज मिला होता, चित्र अच्छे मिले होते, और इसके साथ ही साथ इसमें इतना शानदार ये जो कवर है, इसका मुखपृष्ठ है, ये होता तो कदाचित एक बहुत बड़ी कल्पना और जो संकल्पना हमारी थी, हमारी भी पूरी होती। लेकिन अपने सीमित संसाधनों में भी जो उस समय कार्यक्रम, जो उस समय संपादन 2 पत्रिकाओं का मैंने किया था, वो इसलिए याद आए कि ये जो बाल साहित्य की जो कड़ियां हैं, वो लड़ियां हैं, वो एक एक करके धीरे 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 आगे आती हैं। मैं इधर जो 2-3 दशकों में रचनाकार बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो ये कहानी पता भी नहीं होगी। इस तरीके के पहले भी बहुत से विशेषांक निकल चुके हैं। दृष्टिकोण पत्रिका का बाल साहित्य विशेषांक हरदोई से निकला था। ग्वालियर से सूर्य कुमार पांडे जी के संपादन में एक बाल साहित्य विशेषांक छपा था, लेकिन वही समस्या थी उस समय भी कि टेडिल पर पत्रिका छपनी है और कागज भी इस स्तर का नहीं होता था। आप जानते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में जो न्यूज प्रिंट होता है, उस पर पत्रिकाएं छपती थी। आप समझ सकते हैं कि उस न्यूज प्रिंट पर भी बाल साहित्य के उस समर्पण का ही परिणाम था कि विशेषांक छपे, मित्रों ने उसमें सहयोग किया। सूर्य कुमार पांडे जी ने जो विशेषांक निकाला था, उस पत्रिका का नाम था केशव प्रयास। केशव प्रयास पत्रिका का वो बाल साहित्य विशेषांक
शेड्यूल पर छपने के बावजूद भी आज हमारी धरोहर है। दूसरी बात, डॉक्टर अमित जी ने अपने शुरुआती बात में, अपने वक्तव्य में ये बात कही थी कि मैंने टिप्पणी की थी कि उस समय कोई उनके पास संपादक नहीं है। मित्र, मेरी टिप्पणी पुस्तकों के बारे में थी, जो बाल साहित्य की पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, पत्रिकाओं के बारे में नहीं थी। पत्रिका में तो संपादक होते ही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जमाना था कि आत्माराम एंड सन्स के यहाँ योगेंद्र कुमार लल्ला जैसे संपादक हुआ करते थे, जिन्होंने धर्मयुग पत्रिका में बाल जगत स्तंभ को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज भी हम धर्मयुग का के वो पृष्ठ देख करके, वो नाम सुन करके गौरवान्वित होते हैं। मैं और भी यह बात फिर कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे प्रकाशक मित्र हैं हमारे, बाल साहित्य के प्रकाशक हैं, बाल साहित्य की किताबें छापते हैं, वो छापते हैं, आती हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले कई वर्षों से वार्षिक आकलन लिख रहा हूं केंद्रीय निदेशालय के लिए। सैकड़ों पुस्तकें मेरे पास आती हैं। मैं देखता हूं उसमें कि अगर काश संपादन कर दिया गया होता इसमें। परसों एक पुस्तक आई तो उस पर मैंने टिप्पणी लिखी, लंबी टिप्पणी लिखी फेसबुक पर, और पृष्ठों सहित लिखा मैंने कि इसमें देखिए ये कमियां है। अगर वो संपादन के हो गई होती, चित्र भी बने हैं उसमें, कलर भी बहुत अच्छे हैं, उसका कवर भी बहुत अच्छा है तो ब्लैक एंड व्हाइट उसके चित्र, तो कदाचित वो और अच्छा हो जाता है। मित्रों, ये स्थिति सुखद तब हो सकती है जब एक टीम वर्क हो। बाल साहित्य की कोई भी पुस्तक छपे, उसमें चित्रों का होना अनिवार्य है। वो चित्र श्वेत श्याम भी हो सकते हैं, अगर वे चित्र रंगीन है तो फिर उनके कहने ही क्या है। बहुत जगहों से बच्चों की पुस्तकें छप रही हैं, बहुत से प्रकाशक हैं, दिल्ली तो हमारा गढ़ है ही है। मेरी नजर में आती हैं पुस्तकें, मैं देखता हूं उसमें कभी कभी थीम बहुत अच्छी होती है तो चित्र नहीं अच्छे होते हैं, और चित्र अगर ठीक ठाक हैं तो रचना बहुत निराश करती है। विधा कोई भी हो सकती है, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो। भाई ओम प्रकाश जी ने अभी बहुत लंबा विश्लेषण प्रस्तुत किया। देखिए, कहानी को लेकर के मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, मुझे तो लग रहा था कि कदाचित यह शोध प्रबंध न हो जाए। उनका जो विश्लेषण था वो शोध प्रबंध ही जैसा था। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, 11 की संख्या बड़ी शुभ होती है, और यह शुभ संख्या चाणक्य वार्ता के पक्ष में जब आई और उसका जो विशेषांक छपा वह बाल साहित्य विशेषांक है। यह अपने आप में बड़ा गौरवपूर्ण है। अमित जी ने हमारी बात सुनी होगी कि 11 की संख्या जो शुभ होती है, और 11 की शुभ संख्या का जो पहला ही अंक निकला है वह बाल साहित्य विशेषांक निकला है। यह बाल साहित्य के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है, ऐसा मेरा मानना है। 150 पृष्ठों का यह समृद्ध अंक, और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं पिछले 2 दशकों में, बल्कि 3 दशकों में पृष्ठ संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा विशेषांक बाल साहित्य का नहीं निकला है। कुछ पत्रिकाएं बाल साहित्य का विशेषांक निकालती हैं या बाल साहित्यकारों पर विशेषांक निकालती हैं, तो मैं देखता हूं कि अगर 48 पेज की पत्रिका है तो 30 पेज तो उस पर होगा, बाकी 18 पेज में अल्लम गल्लम से भरा होता है। लेकिन इसकी विशेषता यह है, जहां से आप पढ़ना शुरू करिए, शुरू से लेकर के और आखिर तक, अगर इन खबरों को छोड़ दें तो बाल साहित्य, चाहे वो समीक्षा हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, पहेलियां हो, आलेख हो या लघु कथाएं हो,
बाल साहित्य का जो ये इतना बृहत्तर परिदृश्य है, उसे इस विशेषांक में प्रस्तुत करने के लिए मित्रों बधाई तो देनी ही पड़ेगी डॉक्टर अमित जैन और रुचिका शर्मा दोनों को। रुचिका जी की मैं तारीफ इसलिए भी करना चाहता हूं कि अभी बहुत थोड़े दिनों में ये आई है बाल साहित्य के पटल पे, और दिल्ली में पहली बार मैंने इन्हें देखा था जब एनसीपीसीआर की बैठक में हम लोग मिले थे। फिर इसके बाद इनकी कई किताबें आई, इन्होंने हमें भेजा, मैंने उन पर लिखा भी, और वो सब जो लिखा आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये हिंदी बाल साहित्य का पूरा इतिहास आ गया है, पूरा हिंदी बाल साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 300 पृष्ठों का। और वो सारी पुस्तकें जो उस दौरान मेरे संज्ञान में आई या पिछले 2-2.5 दशकों में विशेष रूप से नए रचनाकार आए हैं, उनको मैंने अपने इस इतिहास में समेटने की पूरी कोशिश की है। यद्यपि यह किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की दृष्टि से तैयार की गई है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक रचनाकारों को, अधिक से अधिक बाल साहित्य की उन प्रवृत्तियों को इस पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है। मित्रों, ये सब सुखद इसलिए भी लग रहा है कि हम लोगों ने वह स्थिति भी देखी है कि जब बाल साहित्य दुरदुराया जाता था, पर्टिकुलर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दुरदुराया जाता था। विश्वविद्यालय में अगर शोध कार्य के लिए बाल साहित्य का विषय दिया जाता था या चर्चा होती थी, मुझे स्मरण आता है कि 1967-68 में जब देवसरे जी ने हिंदी बाल साहित्य का पहला शोध प्रबंध लिखा था जबलपुर विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने लिखा है अपनी भूमिका में कि वहां के जो हिंदी विभाग से जुड़े हुए लोग थे वो बाल साहित्य का विषय देने के लिए ही तैयार नहीं थे। अगर ये 5 दशकों में ऐसा परिदृश्य सामने आया है और बदला है, ये 300 से अधिक शोध प्रबंध हो चुके हैं और 100 के आसपास अभी लाइन में लगे हुए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। यह बाल साहित्य का एक परिदृश्य है। इस परिदृश्य में कितने लोग आ रहे हैं, कितने रचनाकार आ रहे हैं, कुछ व्यक्तिशः हैं, कुछ विधापरक हैं, कुछ 2 भाषाओं को लेकर के काम हो रहे हैं। ये सब सुखद है और उसमें चाणक्य वार्ता जैसे बाल साहित्य विशेषांक की महती भूमिका होती। मेरे पास जैसे ही पीडीएफ आया था, अमित जी ने बात भी की शुरू में, मैंने कई विद्यार्थी लगभग 25-30 मेरे संज्ञान में हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके फोन आते हैं मेरे पास, वो हमसे परामर्श लेते हैं, मैंने सबको भेज दिया। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से सुनील कुमार सुमन जी का फोन आया कि सर ये पत्रिका कैसे मिलेगी। तो अमित जी ने हमें बता दिया था कि उनकी लाइब्रेरी में जाती है रेगुलर, लगातार। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ है और पीडीएफ तो मैंने आपको भेज दिया है। तो उन्होंने हाँ रजनीकांत जी, वो आवाज कुछ ऐसी आ रही है, कुछ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि रजनीकांत शुक्ल का इसमें मैसेज आया कि आवाज 2 बार आ रही है। अब कुछ तकनीक है कि क्या है, मैं तो ज्यादा इसका जानकार नहीं हूँ। बहरहाल में वैसे किसी का माइक खुला हुआ, किसी का भी। अच्छा, जो लोग हैं पटल पे, हाँ म्यूट कर दें। हाँ कुछ है तो अगर लोग म्यूट कर दें तो शायद बात पूरी हो सके। मैं इसलिए उस रचना या उन रचनाओं की चर्चा कम कर रहा हूं। मैं प्रवृत्तियों और बाल साहित्य में जो हो रहा है वो जो होना चाहिए,
अभी रेखा राजवंशी जी अब तो वो दिख नहीं रही है, बताया था कि रात हो गई है, तो लेकिन कहा था कि हम सुनेंगे, तो अगर वो सुन रही हो मेरी बात, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनकी पुस्तक पर लगभग 30 साल पहले किताब वहां से किताब घर से उनकी किताब आई थी, और उस समय मैं राष्ट्रीय सहारा में एक कॉलम लिखता था बच्चों की नई किताबें, तो उनकी किताब की पूरी समीक्षा मैंने की थी, और वो किताब भी हमारी इस पुस्तक में आई है। बहुत पुरानी बात है। मुझे अच्छा लगा जब रेखा राजवंशी जी का नाम सुना और उनको देखा पहली बार इस पटल पर। उन्होंने एक चलते हुए पेड़ की बात की थी। अब इसके संदर्भ में मेरा ये कहना है, अब आप देखिए कि पेड़ का चलना क्या है। आप चल रहे हैं तो उस जगह को छोड़ रहे हैं, यानी विस्थापित हो रहे हैं। अगर कविता में या कहानियों में अगर पेड़ के चलने की बात होती है, तो एक तरह से पेड़ के उखड़ने की बात होती है। अगर वो चल रहे हैं तो पेड़ उखड़ रहे हैं। अब कुछ गाना वाना भी बजने लगा है इसमें। हाँ, तो बहरहाल अब पेड़ जो है वो चल रहे हैं मित्रों। अगर वो पेड़ चल रहे हैं तो उखड़ रहे हैं पेड़। अगर ऐसे विषय कविताओं और कहानियों में दिए जाएंगे, तो ये तो पेड़ों के संरक्षण की जब हम बात कर रहे हैं, तो रेखा राजवंशी जी आपने हमारी बात सुन ली है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे जो पेड़, मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि वो पेड़ वहां से उखड़ करके विस्थापित हो रहे हैं। जब हम एक तरफ पेड़ों के संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो चलते हुए पेड़ तो विस्थापित हो रहे हैं। ये तो एक तरीके से जो संरक्षण की बात की जा रही है उसके विरुद्ध बात हो रही है। जैसे एक कहानी में जंगल की कहानी थी, उस जंगल की कहानी में कप और प्लेट के माध्यम से वो चाय पीने की बात की गई। भाई जंगल में अच्छा होता कि दोना बना करके, जो पत्ते होते हैं वहां पे, उन पत्ते का दोना बना करके और उसमें चाय पी गई होती है तो कितना मजा। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम रचना लिखें सृजन के स्तर पर, तो इन सारे बिंदुओं को भी देखें कि वो लौकिक दृष्टि से कितने सटीक और सार्थक प्रतीत हो रहे हैं। एक मेरा सुझाव और है कि इसमें से जितनी भी कहानियां हैं, उन कहानियों को एक जगह इकट्ठा करके, और अगर कुछ समझा जाए, ठीक समझा जाए, तो कुछ और जोड़ करके, कुछ घटा करके एक 100 पृष्ठों का, बहुत बड़ा नहीं, 100 पृष्ठों की एक छोटी सी पुस्तक निकाली जा सकती है। अमित जैन जी इसमें सहयोग करेंगे, तो ये क्या होगा, सार्थक पहल हो जाएगी। इसी प्रकार से कविताओं की भी बात की जा सकती है। आलेख तो चूंकि बहुत कम है, लेकिन कहानियां अच्छी हैं, कहानियां ज्यादा हैं, उसमें लोक कथाएं भी हैं। इनको लेकर के एक ये संकलन निकाला जा सकता है। तो क्या होगा कि यह जो हमारा विशेषांक छपा है वो अस्थायी महत्व का हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो एक पहल हुई है किसी भी पत्रिका को लेकर के सार्थक चर्चा, अब जितने लोगों ने इसमें अपनी अपनी बात रखी है, अब ये बहुत अच्छी बात है कि रिपीटिशन बहुत कम हुआ है। लोगों को अलग अलग विषय दिए गए थे, अलग अलग विषयों पर तैयारी करके हमारे मित्रों ने अपनी अपनी बात कही है, बड़ी तैयारी की है। इनमें से कुछ चीजों का भी उपयोग भी हम अगर भविष्य में संभव हुआ तो चाणक्य वार्ता में कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि ओम प्रकाश जी तो बिल्कुल लिख के लाए थे। हमारे लिए तो संकट हो जाएगा क्योंकि हम लिखते नहीं है, हम तो ऐसे बोलते हैं। और दोबारा अगर कोई कहता है, कई जगह मैं जाता हूँ, वो लोग मुझसे कहते हैं सर वो दोबारा, अभी विमला भंडारी जी का एक कार्यक्रम था तो मैं बोला तो उन्होंने कहा सर उसको लिख के दे दीजिए। हमने कहा कि मैं लिखता नहीं हूँ। तो बाद में क्या हुआ कि उनकी एक कोई शोधार्थी थी, उसने उसको ट्रांसक्राइब कर लिया
बाद में जो हुआ उन्होंने मुझे भेजा, तो मैंने उसमें संशोधन करके कि आप इसका उपयोग जहां चाहें वहां कर सकते हैं। तो ये जो चीजें आई हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी जानकारी में किसी भी विशेषांक को लेकर के, विशेष रूप से बाल साहित्य विशेषांक को लेकर के इतनी लंबी सार्थक चर्चा बहुत कम हुई है। लगभग ये 1.5 घंटा होने जा रहा है, और अगर कहीं अतिक्रमण न हो, रोचिका जी बताइए अगर अतिक्रमण हो रहा हो तो मैं बोलना बंद कर दूं, क्योंकि हम लोगों को तो बताया कहा जाता है कि सर अब रहने दीजिए। तो कृपया मुझे बता दें कि अभी और बात करनी है या नहीं करनी है। मैं तो बात करना चाहता हूँ और करता ही रहूंगा। सर मैं बता दूं, क्योंकि जी। आज हम सिर्फ कहानी, लघु कथाओं और गद्य पर चर्चा कर रहे हैं, इसके पद्य पर चर्चा कर रहे हैं, और इसके बाद अगले इसी कड़ी को हम आगे भी दोहराएंगे। 15 फरवरी के बाद फिर से इसी अंक पर चर्चा करेंगे, जिसमें कविताओं और अन्य विषयों जो हमारे आज छूट जाएंगे उन पर फिर से हम विशेषज्ञों द्वारा चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं और सुनने का भी मन है, और हमारे दर्शक भी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं पटल पर, क्यों आपको सुनना चाहते हैं। जैसे विमला रस्तोगी जी कह रही हैं, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी बहुत विस्तार से बाल साहित्य के सोपानों के बारे में बता रहे हैं, बहुत सी जानकारियां मिली हैं। हिंदी की गूंज के निहार सिंह जी भी बता रहे हैं कि आपको सुनना सुखद है, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। आदरणीय रजनीकांत शुक्ला जी भी ही विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अतुल खरे जी राजभाषा विभाग से हैं, वह भी आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं, किंतु क्या करें, समय की कमी है, और इसलिए हम अगले अंक में इसके बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो मैं कार्यक्रम को बहुत अच्छी बात कही आपने ऋतु जी, डॉक्टर ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर भी इन सारे बिंदुओं पर, और मुझे खुशी है पूरी 1.5 घंटे की ये चर्चा मैंने बड़े ध्यान से सुनी है, सबने बहुत अच्छी बात की है। और बाल साहित्य की ये जो परिधि है, उस परिधि में बाल साहित्य की विभिन्न विधाओं को बांध करके जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है वह निश्चित रूप से श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ऋतु जी के प्रति और रोचिका जी के प्रति, जो इसकी अतिथि संपादक हैं। और अतिथि का मतलब ही यही है कि जो बिना तिथि के आ जाए। और डॉक्टर अमित जैन शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को। अमित जी की तारीफ करें कि रोचिका की तारीफ करें? ये मैं इसलिए ऐसे कह रहा हूं कि शायद वो उम्र में दोनों हमसे छोटे हैं, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं इस लहजे में उनसे बात कर सकता हूं। अन्यथा वो वरिष्ठ हैं, प्रणम्य हैं, मेरे स्नेह भाजन हैं। मैं पुनः इन सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, इतने अच्छे विशेषांक को संपादित करने के लिए, इतने अच्छे कागज को लगाने के लिए, फिर से इतने अच्छे मुखपृष्ठ के लिए, इतने सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए। तो पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं कि कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे शहर देखा तो है, कुछ नहीं तो कम से कम ख्वाबे शहर देखा तो है, और जिस तरफ देखा न था अब तक उधर देखा तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपने सही कहा कि इस पत्रिका में आज से पहले इस तरीके का विशेषांक नहीं हुआ था, तो पहल तो हुई है। तो हम ये आशा तो कर सकते हैं कि आने वाले पत्रिका के अंक में चाहे एक छोटा सा कोना ही बाल साहित्य को मिले, आशा है कि मिलेगा जरूर। बिल्कुल सही, बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे दर्शकों ने हमारे लेखकों के विचार और हमारे जो विद्वान मंच पर उपस्थित हैं उन सब के विचार इस पत्रिका के बारे में सुने, समीक्षाएं सुनी, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो जो प्रधान संपादक जी हैं उनको हमने पहले सुना है और अभी फिर सुनेंगे दोबारा। अतिथि संपादक की बार बार बात हो रही है,
तो चलिए अतिथि संपादक जी से हम कुछ हमारे पाठक जानना चाहेंगे, वरिष्ठ बाल साहित्यकार रुचिका अरुण शर्मा जी से, जो इस पूरे बाल विशेषांक के अतिथि संपादक हैं। रुचिका जी, हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक बाल विशेषांक था। सबसे पहले तो यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण इस पत्रिका में पहलू रहा कि ये, दूसरा ये कि ने इसमें प्रवासी पन्ना रखा है, प्रवासी साहित्यकारों को भी आपने इसमें स्थान दिया है, जो बहुत कम होता है कि जब बाल साहित्य आता है तो उसमें प्रवासी बाल साहित्यकारों को एकदम से भुला दिया जाता है, और आपने खोज खोज कर निकाले हैं। तो बताइए कि ये विचार आपके मन में कैसे आया इस पत्रिका को जब आप संपादित कर रही थी कि प्रवासी बाल साहित्यकारों को भी इसमें समाहित किया जाए। मंच आपका है, हमारे दर्शक आपकी प्रतीक्षा में। धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, प्रवासी भी तो अपने ही हैं, और प्रवासियों ने ही अपने देश के नाम को बाहर जाके, विदेशों में जाके यहाँ के साहित्य को जगह जगह प्रसारित किया है। अलग अलग यहाँ के जो राज्य है वहां से जाके अलग अलग देशों में रहने के बाद इतने सालों से वे लोग सतत प्रयास कर रहे हैं हिंदी को आगे बढ़ाना, साहित्य को आगे बढ़ाना। और कोरोना के टाइम पे जब ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुए, कई कार्यक्रमों में जब सहभागिता की, तो मुझे समझ में आया कि अपने देश के बाहर कितने जो हमारे भारतीय हैं जो साहित्य की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब मुझे ये अवसर मिला, जब अमित जी से मैंने बातचीत की और हमने जब पूरी योजना बनाई कि भाई किस तरह की सामग्री इस विशेष अंक में ली जाएगी, तब ये विचार मन में आया कि प्रवासी होने चाहिए इसमें साथ में, जितनों से हम ले सकें सामग्री, जितने हमें मिल सके। और अमित जी ने भी बोला कि हाँ, प्रवासियों को जरूर लेना है। ये दोनों का हमारा आपस में बातचीत करने के बाद ही तय हुआ था, और उसमें मेरी कोशिश रही कि जितनों से मैं मंगवा सकूं बाल साहित्य, क्योंकि कई लोग प्रौढ़ साहित्य लिखते हैं लेकिन बाल साहित्य नहीं लिखते हैं। लेकिन मुझे भी देखकर बड़ी खुशी हुई कि जिनको मैं प्रौढ़ साहित्य के नाम से जानती थी कि प्रौढ़ साहित्य लिखते हैं, उन्होंने अपनी बाल रचनाएं भेजी और अच्छी भी है। तो इसमें ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी, मैं क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगी, अमित जी का भी इसमें योगदान रहा कि उन्होंने भी वही विचार रखे जो मेरे मन में थे। और एक खास बात और अमित जी ने जो बोली थी इस विशेषांक के लिए कि रुचिका, देश के विभिन्न राज्यों से, हर राज्य से साहित्यकार इसमें शामिल होने चाहिए। ये मेरे अपने अंदर के मन की भावना थी, और क्योंकि अमित जी संपादक हैं पत्रिका के, उन्होंने बिल्कुल मुखर होके बोला। तो कहते ना, विचार जब मेल खा जाए तो काम तो अच्छा होना ही है। सही बात है, सही बात। तो ये हमारा आपसी सामंजस्य बैठ गया कि मैंने मन में सोचा था कि मैं इस तरह से काम करूंगी, और अमित जी ने जो हमने बात की उन्होंने मुझे बोल ही दिया। तो बस फिर जो मुझे ऊपर से सहयोग मिल गया अमित जी का, तो कई समस्या आई नहीं मेरे सामने। और इसके लिए मैंने कोशिश की कि विज्ञप्ति को मैंने बार बार प्रसारित किया, ताकि पूरे देश में, देश के बाहर, सब जगह जो जिन ग्रुप्स में मैं हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, या लोगों के माध्यम से भी प्रसारित किया कि बिल्कुल जो अंतिम तिथि आ गई तब तक भी कि कोई छूट ना जाए। और उसमें प्रवासियों का विशेष ख्याल रखा गया था, क्योंकि प्रवासी हमारे कई व्हाट्सएप समूहों में भी नहीं होते। तो आगे से आगे बात प्रसारित हुई और लोग जुड़ते गए, और फिर अमित जी का सहयोग मिल ही गया। जब विशेषांक जब हमने तैयारी की पत्रिका के, तो 50 पेज होते हैं, पाक्षिक पत्रिका है, लेकिन सामग्री इतनी ज्यादा थी कि मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ इस सामग्री को। लेख भी अच्छे आए हैं। तब अमित जी के सामने बात रखी कि अमित जी, इतना सारा मटेरियल है। फिर अमित जी ने बहुत सोच समझ के योजना बिल्कुल तय कर दी कि ठीक है, सारी सामग्री हम लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वही हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि जब आप इस पत्रिका के संपादन की तैयारी कर रही थी, तो इसकी सामग्री, लेखकों और जो इसमें प्रकाशित सामग्री है, उसको लेकर भी
आपको बहुत प्रयास करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, किस तरीके से आपने उन सब का चयन किया? चयन देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे रचनाएं शुरुआत हुई आना, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया और अच्छी रचनाएं आई शुरू में, मैं बोलूंगी। और एक बार जैसे वो पूरा जैसे होता है ना कि देख लिया कि हाँ ये रचनाएं सारी अच्छी हैं, जो बाल साहित्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं। देखिए, कई जगह शब्द सीमा बहुत ज्यादा थी, तो मुझे ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि कई लेखकों को थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि हमारी रचना क्यों नहीं ली गई। तो उसके पीछे कारण ये था कि शब्द सीमा कई जगह बहुत ज्यादा थी। बच्चों की रचनाओं में अगर आप 3000 4000 शब्द सीमा होती है तो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उसको। तो जो बिल्कुल खरी रचनाएं थी, जिनके भाषा अच्छी है, वो रचनाएं, और जिन्होंने कहानी है या कविता है, उसका कंटेंट अच्छा है, जो नए विषय आए हैं उभर के सामने, और जो लयबद्ध कविताएं हैं। आप अगर देखेंगे कविताओं को इस विशेषांक की, तो मैंने कोशिश ये रखी कि जिन कविताओं को बच्चे गा सके, ऐसी कविताएं ली। सकारात्मक सोच, नए विषय, नई जानकारी। और मैंने देखा कई लेखक इसमें ऐसे थे, मतलब ठीक है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लेखकों को जानते हैं, कई से हमारी पर्सनल बातचीत भी होती है, लेकिन कई लेखक ऐसे हैं जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन रचनाएं अच्छी आई। और मेरा मन हुआ कि नहीं, सबको लेना है साथ में, और वो लिया, और अम्मी जी ने पूरा उसमें सहयोग किया। बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम लगभग कार्यक्रम के अंत में हैं। इस बीच में और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रजनीकांत शुक्ला जी बोल रहे हैं, मेरा आग्रह है बाल साहित्य का नियमित रूप से इस पत्रिका में प्रकाशन होना चाहिए। सूरीनाम से लैला हरद्वार जी भी लिख रही हैं, आपने सही कहा कि प्रवासी भी अपने ही होते हैं, प्रवास में जाकर वह हिंदी का नाम रोशन करते हैं। विमला रस्तोगी जी लिख रही हैं, रुचिका जी ने पत्रिका के बाल विशेषांक की यात्रा के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय रेखा राजवंशी जी भी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया रुचिका जी। मॉरिशस से भी हमारे साथ कल्पना लाल जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। आप सबको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद दे रही हैं, और एक अच्छा विशेषांक निकालने के लिए चाणक्य वार्ता के सभी संपादक समूह को साधुवाद दे रही हैं। तो हम लगभग इस कार्यक्रम के अंत में हैं, और अब मेरा आग्रह है, अनुरोध है इस पत्रिका के और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अमित जैन जी से, जो इस पत्रिका के प्रमुख संस्थापक और संपादक हैं। आदरणीय, आज आपने हमारे सभी वक्ताओं के वक्तव्य सुने, और अंत में हमारे दर्शक आपसे आपका विचार जानना चाहते हैं, तो मंच आपका है, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लंबी चर्चा हुई, जैसे कि आदरणीय सभी ने विषय भी अलग और टॉपिक उसका रिपीटेशन भी नहीं था, तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि आप लोगों की मेहनत है, जो भी रखता हमारे बोले बहुत ही अच्छा, उनका मार्गदर्शन। तो मैं शुरुआत में सभी बात नहीं करता हूँ, बस वो आप लोगों का जो मार्गदर्शन मिला, उसमें से 3-4 बातें लेकर के मैं आप कह कर सुना पाऊंगा। कि पहली बात तो इस प्रकार से बाल साहित्य विशेषांक चर्चा है, और प्रतिदिन लगभग सैकड़ों पत्र और ये सब हम लोगों को मिल रहे हैं, तो ये एक बाल साहित्य की लोकप्रियता दर्शाता है। अमित जी, आपकी आवाज थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई आ रही है, पता नहीं क्यों। वॉइस क्रैक हो रहा है। वॉइस शायद आप थोड़ा दूर बैठे हैं सर। मैडम पास भी है, लेकिन ये एक बार देख लेता हूँ। आप कंटिन्यू करें सर। जी बोले।
आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज के समापन सत्र में कि जिस प्रकार से चाणक्य पर आपके वरिष्ठ लोग हैं, अपने विचार रखे, तो हम लोग इस बाल साहित्य चाणक्य वार्ता के जो हमारे पाक्षिक पत्रिका है, वर्ष में 24 अंक निकलते हैं और अभी तक हमारे 10 वर्षों में मुद्रित हुए हैं और देश भर की 100 लाइब्रेरियों में हमारे संकलन भी आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग अब तैयारी करते हैं फरवरी या मार्च से 2 पृष्ठ हम बाल साहित्य विशेषांक प्रकाशित किया है। ऐसा एक मन में ये आज की चर्चा के बाद ऐसा विचार आया है कि 2 पृष्ठ हम बाल साहित्य पर जिसमें कविताएं, लेख, समीक्षाएं अथवा नई नई इस प्रकार की कहानियां या एकांकी नाटक जो भी विधाएं हैं अपने बाल साहित्य की उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और वो मैं कनेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लोगों का इसमें सहयोग चाहिएगा, नई नई रचनाएं इसमें प्रकाशित। तो इसको ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, आदरणीय प्रोफेसर इस प्रकार से एक से हमारा 150 वर्ष का जो उनके विषय में जो टिप्पणी की है कि 3 दशक में देखने में आया है पहली बार, तो मैं समझता हूँ कि उनकी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जैसा प्रोफेसर सुरेंद्र जी का जो अनुभव है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात बताई कि 30-35 वर्ष से पहले किस प्रकार से किन कठिनाइयों में उन्होंने बाल साहित्य का संपादन किया, बाल साहित्य विशेषण का संपादन किया था, तो वो स्मृतियाँ उनको इस विशेषण को देख करके याद आई। ये भी एक विशेषण की मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण तो इस प्रकार से चाणक्य वार्ता आप सब लोगों से बाल साहित्य पर भी कुछ न कुछ कार्य करते रहे। और जैसे कि जी ने बताया कि हम लोगों ने मिल करके जितनी हमारे रचना में जो भी अपनी रचनाएं भेजी सबको स्थान दिया है। और जो ऐसे रचनाकार हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं और उनकी रचना नहीं करनी है, तो वो ये समझें कि इसमें निष्पक्षता के कारण से ही आपकी रचना नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें प्योर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कार्य हुआ है। और जैसे अभी 21 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसका विमोचन जब हुआ, तो हमारे अग्रवाल साहब ने आए थे बाल साहित्यकार, तो उन्होंने ये कहा कि ज्यादातर 125 जो लेखक हैं उनमें से ज्यादातर से इनका परिचय नहीं है चाणक्य वार्ता का, लेकिन उसके बाद भी उनकी केवल गुणवत्ता को देख करके ही रचनाएं छपी हैं, ऐसी टिप्पणी उनके द्वारा हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बाल साहित्य के क्षेत्र में ये चाणक्य इस प्रकार से आपका एक्सप्लेन मिला है वो निरंतर मिलता है। और डॉक्टर रीतू शर्मा जी ने जिस प्रकार की ये चर्चा आज आयोजित की है उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। डॉक्टर बिरसा जी और श्रीमती अलका प्रमोद जी, ओम प्रकाश जी, सबकी जो वक्तव्य हुए बहुत सुंदर हुए हैं, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रितु जी, आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत आभार जी। और ये कार्यक्रम जी, जो हमने आज अपने आज हमने जो मेरा केवल ही गद्य भाग की चर्चा रखी है ना, जी और जी आगे हम लोग पद्य भाग जो अगले सप्ताह कविताएं 15 पहेलियां फरवरी हैं, के बाद अगले सप्ताह अगली कड़ी में हम आगे गद्य पर बात करेंगे और हम दूसरे साहित्यकारों को जो जिन्होंने इस पत्रिका में अपना सहयोग दिया है उनको आमंत्रित करेंगे। और सर ने आज बताया भी कि 140 अंक इस पत्रिका के हो गए हैं और सीमाओं से परे हो गई है ये पत्रिका, केवल भारत में नहीं विदेशों में भी पहुंच रही है। हम सबके माध्यम से ये पत्रिका आ रही है और पहला प्रयास तो सर का ही था, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सर ने बताया भी कि अगर
किन्हीं कारणों से हो सकता है कि जैसा अभी रुचिका जी ने भी बताया कि कभी कभी लेख या कहानी या कविता की जो शब्द सीमा थी वो बहुत अधिक थी या बोझिल थी या शब्द विन्यास ठीक नहीं था या कोई भी कारण रहा हो, जिन्हीं कारणों से अन्य लेखकों की या साहित्यकारों की रचनाएं इसमें प्रकाशित नहीं हो पाई है, तो हमें खेद है। लेकिन हमें आशा भी है कि यदि आगामी अंक में फिर से आपके सहयोग की आवश्यकता होगी तो आप इन त्रुटियों का ध्यान रखेंगे और आने वाले अंकों को भी एक बहुत अच्छे अंक के रूप में, सफल अंक के रूप में प्रकाशन करने में सहयोग करेंगे। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के आयोजन की भूमिका सिर्फ मैंने ही नहीं, आदरणीय रुचिका जी ने भी बनाई थी और हम दोनों ने मिलकर कार्यक्रम को ये रूप दिया है। तो केवल मैं ही इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद लेने के लिए नहीं हूँ, इसका श्रेय जाता है रुचिका जी को भी और आप सबको भी, आज मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों को भी, और आभासी पटल के उस हमारे जो श्रोतागण हैं जो अभी तक लगभग 2 घंटे होने को आए हैं, अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणियों से हमारा समर्थन कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, आप सबको भी इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय जाता है। मैं आप सब से आज्ञा लेती हूँ और इस कार्यक्रम की 2 सप्ताह बाद इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे हमारे दूसरे रचनाकारों और लेखकों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोनों लोगों को। अमित जी, जो अभी आपने 2 पृष्ठों की बात की है, कोशिश करिए कि 4 पृष्ठ हो तो ज्यादा अच्छा रहेंगे, बाकी फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आज कार्यक्रम में अमित जी पूरे समय उपस्थित रहे, इसके लिए अमित जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, विशेष क्योंकि आभार। अमित जी रुचिका बहुत जी, व्यस्त रहते हैं। रुचिका जी उपस्थित नहीं, छाए रहे, पूरे कार्यक्रम में छाए रहे, ये कहिए। मैं ये कहूंगी कि नहीं, अमित जी बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज पूरा समय इन्होंने कार्यक्रम को दिया है। वो मैं उनकी एक्टिविटी देख रहा हूँ ना, कि कुछ काम भी निपटा रहे हैं और ये विशेषांक पर चर्चा भी सुन रहे हैं। आप सब वरिष्ठ लोगों के बीच में